वालेकुम अस्सलाम सर, क्लियर आ रही है। वालेकुम सलाम जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सर आप आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। हमने क्या प्यारा लगना है यार, प्यारे तो सर ये अहमद ने कहा है। अहमद ने कहा। अच्छा अच्छा। अहमद की आपकी पॉलिसी पता है क्या होता है? अहमद सबसे पहले बंदे की तारीफ करता है कि वो मेरी तारीफ करे। थोड़ी सी आप कर दे, थोड़ी सी मैं कर देता हूँ। ये तरीका मुझे पता है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने सीरत नबी पढ़ने के बाद मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया था कि आपने किस तरीके से अपने नोट्स को कंपाइल करना है। और उसमें बेसिकली आपको जो चीज़ें मैंने बता दी थी कि सबसे पहले आपने एक डायमेंशन जो तैयार करनी है, जो भी एक टॉपिक तैयार करना है, उसके हवाले से आपको ये बताया था कि उस टॉपिक को जनरली सोचें पहले। ये नहीं कि आप बड़ा स्पेसिफिक होकर क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं पास पेपर में से, उससे कभी तैयारी नहीं होगी। उससे एक क्वेश्चन तैयार होगा, बाकी आपका टॉपिक तैयार नहीं होगा। टॉपिक को हमेशा तैयार करें जरा जेनेरिक वे में, बिल्कुल जनरली आप उस टॉपिक को लें। जैसे मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ, प्रॉफिट सल्लम एज डिप्लोमेट। मैंने खुद से क्वेश्चन जनरेट कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन एक्सीलेंट डिप्लोमेट, एक्सप्लेन विद आर्गुमेंट्स। कितना जनरल सा क्वेश्चन है। आमतौर पर इतना जनरल क्वेश्चन सीएसएस में नहीं आता, लेकिन मैं इसको क्यों जनरली तैयार करूंगा और आप लोग क्यों तैयार करेंगे, ताकि इसमें तमाम एस्पेक्ट्स कवर हो जाएं। अगर मैं इसको स्पेसिफिकली तैयार करूंगा तो फिर तो मेरे सारे पॉइंट्स कवर नहीं होंगे। तो मैं एक जनरल सा क्वेश्चन उसके अंदर लिख भी सकता हूं, या जब भी मैं नोट्स बनाऊंगा तो उसको जनरल वे में कि जितने उसका कंटेंट आ सकता है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि हमने देखा कि डिप्लोमेसी में कौन कौन सा कंटेंट आ सकता है, ठीक है। तो आपने मक्की मदनी जिंदगी सारी पढ़ी हुई है, और डिप्लोमेसी और पीस मेकिंग का एक ही मतलब है। जितने इवेंट्स डिप्लोमेसी के हैं वो सारे पीस मेकिंग के लिए हैं। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया कि हमने अपना मेजर कंटेंट तैयार किया, बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, कि हमारे पास मक्की और मदनी पीरियड में क्या क्या इवेंट्स हैं। और ये आप लोगों के सामने डिस्कशन होगी थी कि आपने कहा जी मक्की पीरियड में हिल्फुल फजूल है, फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन है, माइग्रेशन टू एबेसिनिया है, जर्नी टू ताइफ है, शेब अबी तालिब के अंदर है, टू प्लेजेस ऑफ अकबा है, ठीक है। और अब और मक्की जिंदगी में आपके जहन में कोई और चीज आती है ताकि हम इसमें ऐड कर सकें, किसी के जहन में भी? शाबाश, सोचिए। मक्की जिंदगी आप पढ़ चुके हैं, क्या कोई और ऐसा कंटेंट है जो पीस मेकिंग में हमें हेल्प कर सके या डिप्लोमेसी में हेल्प कर सके? कोई ऐसी चीज और आपके जहन में आ रही है? एनीवन प्लीज। अगर मैं इसमें कहूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का में जो पीसफुल प्रीचिंग की है, कि उनकी तरफ से इतना आपको अटैक किया गया, फिजिकली आपको टॉर्चर करना, आपके नफ्सियाती तौर पर आपको अटैक करना, और आपने कोई आगे से रेजिस्ट नहीं किया, तो क्या ये प्रीचिंग पीसफुल प्रीचिंग इसमें आ सकती है डिप्लोमेसी में भी और पीस मेकिंग में, या नहीं आ सकती? व्हाट्स योर टेक? क्या कहते हैं आप लोग? आ सकती है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको भी ऐड कर लेते हैं, फिक्सिंग को उसको और टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली लिखते हैं, ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो। पीसफुल प्रीचिंग, ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत कुछ आ जाएगा। अच्छा, फिर हम सोचते हैं कि जो दार अरकम में नबी अलैहिस्सलाम ने ट्रांसफर किया था सहाबा को, कि जब बैतुल्लाह के सामने बैठते थे कुरैश मक्का को गुस्सा आता था और वो अटैक करते थे, आपने कहा दार अरकम शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये भी तो आपकी एक ऐसी एफर्ट थी ना कि कॉन्फ्रंट्रेशन को रोका जाए और एक अलग जगह पे चला जाए, कुरैश मक्का इंस्टिगेट ना हो। तो क्या दार अरकम में शिफ्ट होना भी आपको लगता है कि पीस मेकिंग और डिप्लोमेसी में आ सकता है, नहीं आ सकता? ख्याल में भी आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको भी लिख देते हैं। तो ये सर मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि जब आप सोचते जाएंगे ना, क्योंकि सारा इवेंट तो हम पढ़ चुके हैं, और पढ़ने का मतलब ही ये था कि हम अपना कंटेंट
एक दफा कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार कर लें, ठीक है। तो आपने कहा जी ये भी आ गया, दार अरकम वाला भी आ गया, माइग्रेशन टू एबिसिनिया वाला भी आ गया, जर्नी टू ताइफ भी आ गया, शेब अबी तालिब भी आ गया, उसके बाद टू प्लेजेस ऑफ अकबा है ये भी आ गए। तो ये तकरीबन काफ़ी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर ली। ठीक है, अब आप आते हैं मदीना में। मदीना में आपने देखा जी चार्टर ऑफ मदीना, ठीक है जी, ये बहुत ज़बरदस्त वाक़या था। उसके बाद जी आपने कहा कि जो ओस और खजरज के दरमियान आपने क्या करवाया था, ब्रदरहुड को स्टैब्लिश किया था, ये भी तो बड़ा ज़बरदस्त वाक़या था, ठीक है। लेकिन हमने उसको कहा था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ले गए थे ना, ठीक है, उसको चल हम छोड़ देते हैं। बैटल ऑफ बदर में हमने डिस्कस कर लिया कि उनके कैदियों को छोड़ना, मुआवजा लेकर या पढ़ाने के बाद लेटर्स को लिखना, बैटल ऑफ खैबर में माफ़ करना, डेलीगेशन ऑफ नजरान, कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, फिर बैटल ऑफ हुनैन। तो ये हमने कुछ इवेंट्स और कर लिए थे। अच्छा, अब फिर हमने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को अलग कर लिया, यानी मक्की पीरियड मदनी पीरियड तो दो हैं मेजर। हमने ये कर लिया था कि जो आप नबी अलैहिस्सलाम ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया उसको हमने अलग से वेटेज दे दी ताकि उसको हम अलग से डील कर लें। उसके अंदर हमारे सामने क्या आया कि ब्रदरहुड जो कायम की किसके दरमियान, ओस और खजरज के दरमियान, ये इसके अंदर आ गया, ओस एंड खजरज। फिर बनु बकर और बनु खजा का जो मसला सॉल्व करवाया नबी अलैहिस्सलाम ने, यहूद के ट्राइब्स के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो हमने इसमें कर लिए। और बताइए और क्या चीज आती है? चले, इसका मतलब हमारे पास काफी सारा कंटेंट आ गया। ये आपका सबसे पहला काम होगा, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये जी जी सर हिजरा अस्वद वाला भी तो वाक्य हम कोट कर सकते हैं नबूवत से पहले का, ताकि बेटा पीस लिखा है मेकिंग मैंने, एफर्ट। बेटा लिखा है सेकंड नंबर पे देखें, फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, ठीक है, वो लिखा है बिल्कुल हमने, वो हो सकता है। अच्छा जी, सर अब हमने जी जी, सर हमने फॉरेन लीडर्स वाली बात कोट की है होली फॉरेन प्रॉफिट में। लीडर क्या मतलब किस हवाले से? मैटर वाली बात मैं आपसे बोल सकता हूँ। सर किस हवाले? डिप्लोमेसी फॉरेन लीडर किस सेंस में कहना चाह रही हैं आप? सर वो जो लेटर्स लिखे थे, मतलब वही ना, लेटर्स टू डिफरेंट किंग्स एंड एम्पायर्स, ये आ गए ना लेटर्स, सर वही वाले बोल रहे। ठीक है। बाकी अगर आप इस सेंस में कहना चाहती हैं तो ये हम कर सकते हैं कि कुछ डेलीगेशंस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसीव किया था, तो वो डेलीगेशन 70 के करीब डेलीगेशन है, उनका हम रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जी जी, हमारे पास अब ये कंटेंट हो गया तैयार, ठीक है। हाँ, वेरी गुड जी, सहरिश इफ्तिखार ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन के साथ कितनी ज़बरदस्त डीलिंग की, पूरी ज़िंदगी आप उनके साथ वफा की आपने, क्योंकि वो ज़ाहिरन कलमा पढ़े थे, तो वो डिप्लोमेसी आपने की, आप उनके साथ चौकन्ने भी रहे, लेकिन उनको अपेरेंटली कोई ऐसा नहीं किया। वेरी गुड पॉइंट सहरिश, ये आप बिल्कुल इसमें ऐड कीजिए, और अकॉर्डिंग टू टाइम कर देंगे तो आसान हो जाएगा। चार्टर और मदीना का हम लिख देते हैं कि डीलिंग विद मुनाफिकीन जो है, ठीक है ना, वो बहुत सर हम ये पॉइंट भी तो ऐड कर सकते हैं कि आपने एक बैलेंस मेंटेन किया था डिफेंस और पीस के दरमियान, कि आप डिफेंड भी कर रहे थे और आपने पीस भी मेंटेन किया हुआ था। जी बेटा, ये चीजें ना सारी आ जाएंगी क्रिटिकल एनालिसिस में, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ कंटेंट करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट है जो आपके दिन में ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, ये बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन इसको हमने कहाँ लेके जाना है, क्रिटिकल एनालिसिस में लेके जाना है, उसके लिए कंटेंट हम बनाएंगे, ठीक है। इस टाइम मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ, अब यही काम आप करेंगे जब आप प्रॉफेट सल्लम एज एजुकेटर पे नोट्स बनाएंगे, तो आप बैठ के सोचेंगे कि जितनी नबी अलैहिस्सलाम की एजुकेशन पॉलिसीज हैं, सुफ़ा है, सबको मैं इकट्ठा कर लूँ। यही काम हम नबी अलैहिस्सलाम को एज कमांडर में करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला हमारा काम ये होगा कि हमने मेजर कंटेंट को इकट्ठा कर लिया, और जो माशाल्लाह आपके ज़हन में पॉइंट्स आ रहे हैं कंटेंट वाले, आपके ज़हन में जो क्रिटिकली चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें अभी यहाँ नहीं ऐड करनी, यहाँ पे सिर्फ हम कंटेंट ऐड करेंगे। अभी हमारे पास इतना ज़बरदस्त कंटेंट बन गया है कि कोई भी क्वेश्चन आप अगर अपने पास पेपर में देखेंगे ना, वो आपको कहता है कि ट्रीटीज के ऊपर बात करें, तो हम फौरन देखेंगे ट्रीटीज कौन कौन सी हैं, उस पर हम लिख देंगे। वो कहेगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने यहूद और नसारा से कहाँ कहाँ मुफाहमत की, हम सिर्फ ज्यूस क्रिश्चियंस को निकाल लेंगे। वो हमसे कोई और चीज़ पूछेगा, हम मक्की पीरियड का पूछेगा, उसको अलग से कवर कर लेंगे। तो जिस एंगल से भी वो पूछना चाहेगा हम उसको अलग से कर लेंगे। सवेरा शाह, जो आप पॉइंट्स बता रही है बेटा, इन पॉइंट्स को हम लिखेंगे, क्योंकि ये आपकी छोटी छोटी चीजें नहीं, क्रिटिकल एनालिसिस में और मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक करेंगे इसको। यहाँ पर हम सिर्फ कंटेंट, मेजर कंटेंट,
जो एक अहम चीज है, कोई एग्रीमेंट की शक्ल है, कोई वर्बल एग्रीमेंट है या कोई इस तरह की चीज है, उसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक तो बात होगी क्लियर। अब जब मेजर कंटेंट तैयार हो जाता है तो हम एक दफा एक पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि हमने उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए बच्चे, मैंने आपको लेंथ तो बता दी थी कि हमारा जो क्वेश्चन होगा तकरीबन 8 साइड्स होंगी। तो सबसे पहला काम है हमारा इंट्रोडक्शन तैयार करना। अब इंट्रोडक्शन को गौर से सुनिए कि इंट्रोडक्शन जो है ये हमारा 2/3 पेज का होना चाहिए। ये ना बहुत लंबा होगा ना बहुत शॉर्ट होगा, 2/3 पेज बिल्कुल एक एवरेज है। इतना हमारा क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो आपका सेंटेंस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। आपने जो सा अपना क्वेश्चन है ना, उसी क्वेश्चन को रीराइट कर लें थोड़ी सी पैराफ्रेजिंग के साथ, क्योंकि क्वेश्चन की वर्डिंग बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। आपको पहला वर्ड नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल वहीं से वो जो आपका क्वेश्चन है उसको पढ़ें, उसी को आप थोड़ा सा पैराफ्रेज करें और उससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप वेरी फर्स्ट लाइन अपने क्वेश्चन के साथ इंगेज हैं और वो ज़रा जनरल सा ही सेंटेंस होता है आमतौर पर। तो हमने कह दिया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट द वर्ल्ड हैड एवर सीन। इंसानी तारीख में नबी अलैहिस्सलाम से बेहतर कोई सिफारतकार नहीं गुजरा। नबी अलैहिस्सलाम इंसानी तारीख के सबसे अजीम सिफारतकार थे। नबी अलैहिस्सलाम की सिफारतकारी पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। अभी कितने कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह का जेनेरिक भी हो, थोड़ा सा अमूमी हो, लेकिन हो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव अथॉरिटेटिव किस्म का, बंदा पढ़े तो बंदे को लगे कि मतलब किसी पर्सनैलिटी के बारे में आपने कोई वर्डिंग दी है, कोई वर्डिंग जिस तरह इंसान देता है ना, उस तरीके का एक पावरफुल किस्म का जनरल सेंटेंस आपने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखा। ठीक हो गया, पहला सेंटेंस तो आपका ये आ गया। फिर जाहिर है कि उस क्वेश्चन में आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको हमें डिफाइन करना पड़े। कोई टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, जैसे डिप्लोमेसी लिखा हुआ है, तो हमने डिप्लोमेसी को क्या कर दिया, एक अच्छी सी प्रॉपर डेफिनेशन हमने डिप्लोमेसी की कर दी। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना था। उसके लिए अपने जहन में कोई आउटलाइन तो बनाई होगी ना कि ये इसमें सपोर्टिंग पैराग्राफ होगा, ये इसमें मेजर कंटेंट होगा। तो जो जो आपने पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं अपने जहन में, उन सब का एक एक सेंटेंस आपने इंट्रोडक्शन में लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंट्रोडक्शन के बाद लिखना था नबी अलैहिस्सलाम की सिफारतकारी के प्रिंसिपल्स, तो वो तो आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे ना। जैसे आप कहते हैं जी नबी अलैहिस्सलाम की सिफारतकारी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट बिल्डिंग है, बहुत सी चीज़ें लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक लाइन में कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ते हैं तो हमारे सामने नबी अलैहिस्सलाम की सिफारतकारी के ये मेजर प्रिंसिपल सामने आते हैं। जो आपका सपोर्टिंग पैराग्राफ होगा उसका वन लाइनर आपका इंट्रो में चला जाएगा। या कोई आप में से लिखना चाह रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लोमेसी, आप कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सिफारतकारी के मकासद का जायजा लें, तो हमें बहुत ही डाइवर्स किस्म की आपकी डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव नजर आते हैं, जिसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो आपका सपोर्टिंग पैराग्राफ होगा वो आपने क्या कर देना है, उसका वन लाइनर तफसील नहीं लिखनी। यहाँ पर आपने पहले क्या किया, फर्स्ट सेंटेंस में आपने क्वेश्चन से ही ले लिया, दूसरे नंबर पे कोई डेफिनेशन है तो उसके ऊपर बात कर ली, तीसरे नंबर पे इंट्रो के बाद जो कुछ आपने लिखना था ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो आपने इसमें ऐड कर लिया। अच्छा, उसके बाद मक्की और मदनी जिंदगी के अंदर बहुत से वाक़यात हैं, तो एक दो सेंटेंस मक्की जिंदगी, एक दो सेंटेंस मदनी पीरियड। ठीक है, उनके जो मेजर इवेंट्स हैं, जैसे आप कहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफारतकारी को अगर हम मक्की और मदनी ज़िंदगी के तनाजुर में जायज़ा ले सकते हैं, मक्की ज़िंदगी में सफारतकारी के लिहाज से ये वाक़या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मदनी ज़िंदगी में देखें तो नबी अलैहिस्सलाम की ट्रीटीज़ और लेटर्स ज़्यादा नज़र आते हैं, जिसमें ये ट्रीटीज़ और ये लेटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आपने 2-3 सेंटेंस के अंदर पूरा मक्की और मदनी पीरियड कंक्लूड कर दिया। तो वो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर क्वेश्चन एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज है, उसके ऊपर हम बात कर दें। अगर उसको ट्रीटीज के बारे में पूछ रहे हैं, हम कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मदनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों के साथ ट्रीटीज की, जिनमें खास तौर पर मुशरिकीन के साथ ये वाली ट्रीटी की, यहूद के साथ ये वाली की, ईसाइयों के साथ ये वाली की। अगर वो स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो हम उसी तरह का कंटेंट जो हम होगा उसके मुताबिक इसमें बात कर लेंगे। तो वो आपके 2-3 सेंटेंसेस मेजर जो आपका कंटेंट है उसमें से आ जाएगा। और उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस आपने लिखा होगा, एक दो जुमले क्रिटिकल एनालिसिस से उठा लें,
और एक दो जुमले कंटेम्प्रेरी वर्ड से उठा लें। इस तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्शन बनाना है, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका 2/3 पेज का। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इंट्रोडक्शन के बाद हमेशा क्वेश्चन में क्या करना होगा, एक सपोर्टिंग पैराग्राफ ऐड करना होगा। इंट्रोडक्शन के बाद, एक मिनट पहले आप लोग बात सुन लें, मैं आप लोग को क्वेश्चन लेता हूं फिर, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लिख लें बेशक। इंट्रोडक्शन के बाद आपने एक सपोर्टिंग पैराग्राफ थोड़ा जनरल किस्म का लेना होगा। कैसे? देखिए, जब आपने नोट्स बनाए ना, इतना आपने 4-5 जनरल किस्म के पैराग्राफ्स बनाने हैं। कैसे जनरल किस्म के बना सकते हैं? क्योंकि हम तैयार कर रहे हैं डिप्लोमेसी या पीस मेकिंग, तो आप एक पैराग्राफ बना देते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सिफारतकारी के मकासिद, पैराग्राफ नंबर 1। ये जनरल सा पैराग्राफ है ना, हर जगह फिट आ सकता है, किसी भी एंगल का क्वेश्चन आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम की सिफारतकारी के उसूल, दूसरा पैराग्राफ बना दिया, ये भी आपका हर जगह फिट हो सकता है। तीसरा आपने जनरल पैराग्राफ बना दिया, नबी अलैहिस्सलाम की सिफारतकारी के मकासिद, वो भी एक जनरल सा बना दिया। खुसूसियात पहले आपने बना दिया, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 प्रिंसिपल्स, एंड नंबर 3 आपने बना दिया नबी अलैहिस्सलाम की सिफारतकारी की खुसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स। नंबर 4 आपने बना दी नबी अलैहिस्सलाम की खारजा पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या थी। नंबर 6 आपने बना दिया कि नबी अलैहिस्सलाम की सिफारतकारी और प्री इस्लामिक ये जो इरा है उसकी सिफारतकारी कैसे मुख्तलिफ है। यानी ये आपके ऊपर है कि आप उस क्वेश्चन का जो आपने टॉपिक उठाया है उसके कुछ 5 के करीब, 4 से 5 जनरल किस्म के सपोर्टिंग पैराग्राफ बना दें। अच्छा, आपने सारे पैराग्राफ नहीं लिखने, आपने लिखने सिर्फ 1 या 2 हैं। वो कैसे लिखेंगे? अब आपने जब 4-5 अपने नोट्स में बनाए हैं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप कहने इस क्वेश्चन में से, क्योंकि 5 पैराग्राफ आपके बिल्कुल रेडी हैं, उसके अंदर आप बेशक किताब का नाम भी लिख दें, कोटेशन भी लिख दें, ताकि वो चीज़ें आपकी रेडीमेड हों। तो अब आपने देखना है कि इन 4-5 में से कौन सा पैराग्राफ ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनता है जो मेरा क्वेश्चन गिवन है, तो उसमें से आपने एक पैराग्राफ उठा लेना इंट्रोडक्शन के लिए। फिर मैं बात आपको बताता हूँ कि जब आप जनरल अपना कोई टॉपिक तैयार करेंगे तो आपने मेजर कंटेंट तो तैयार किया हुआ है, आपने कोई 4 से 5 जनरल से पैराग्राफ उस टॉपिक से रेलिवेंट तैयार कर लेने, 1 2 3 4 5 करके। जब आपका क्वेश्चन जो भी आएगा, देयर आपका उसी टॉपिक के ऊपर ही जनरल क्वेश्चन है, तो कोई ना कोई तो इन 4-5 में से लिंक कर रहा होगा उसको, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा वो आप क्या करने, इंट्रोडक्शन के बाद सीधा सा वो पैराग्राफ उठा लें और 1/3 पेज पे वो आना चाहिए, बहुत लेंथी ना हो, क्योंकि उससे ये इंप्रेशन ना जाए कि आपकी बात दूसरी तरफ जा रही है। इस तरीके से आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा कि कभी आपका मेजर कंटेंट अच्छा नहीं भी तैयार तो आपके पास सपोर्टिंग पैराग्राफ 1 या 2 मौजूद होते हैं, जिससे आप अपने क्वेश्चन को रीशेप कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड काम क्या होगा इंट्रोडक्शन के बाद, जो आप 4-5 सपोर्टिंग पैराग्राफ तैयार करेंगे। सपोज मैं कहता हूँ जिस इस टॉपिक, इस क्वेश्चन पे के लिए मैं तैयार कर लेता हूँ ऑब्जेक्टिव्स और डिप्लोमेसी, तो मैं सिर्फ 8 से 9 लाइनों के अंदर अपने इस ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करूंगा। अगर मैं प्रिंसिपल्स लिखूंगा तो मुझे वो भी 8 से 9 लाइनों में कवर करना है। अगर मैं जनाब खुसूसियात लिखूंगा वो भी मुझे ऐसे ही कवर करनी है। जिस अंदाज का क्वेश्चन होगा वो एक सपोर्टिंग पैराग्राफ में उठा लूंगा। ठीक हो गया, 2 बातें हो गई। जहां तक कोई बात ही समझ आए तो मुझसे पूछे, आगे मैं सारी चीजें बता रहा हूँ अभी। जहां तक कोई बात, जी सवेरा रियाज। सर आपने कहा जो इंट्रोडक्शन है वो 2/3 हो, यानी कि 2 पेजेस और 3rd पेज का आप हो, इतना लेंथ लिखना है? नहीं बेटा, 2/3 पेज का मतलब है कि एक जो पेज है ना उसकी लेंथ है तकरीबन 28-29 लाइन। मैंने आगे लिखा हुआ है बेटा 18 लाइनें, ठीक है। 2/3 पेज, एक पेज का 2/3, एक पेज का 67%, ठीक है, 66%। अगर उसकी मैं 29-30 लाइनें कर रहा हूं तो 18 से 20 लाइनों में मैंने क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। अब क्लियर है? आप 2-3 पेजेस पे नहीं जाना, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जी अफशां। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अब आपने यहाँ पे बात की है कि हम लोग बुक्स वगैरह को भी कोट कर सकते हैं, तो सर हम लोग डिफरेंट बुक्स मतलब इंटरनेशनल ऑथर्स किस तरह पढ़ेंगे, ये भी थोड़ा बता दें। सारी चीजें बताऊंगा मैं, सिर्फ आपको कहा 2 चीजें भी मैंने बताई हैं, ठीक है। मेजर कंटेंट कैसे तैयार करना है और सपोर्टिंग पैराग्राफ, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैं अभी 1 बाय 1 बताना। आज मैंने पूरा क्लास में यही बताना है आपको, चीजें कैसे तैयार करनी है। और जो मैंने बताई है ना उस पर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी आयशा नूरीन। सर ये आपने बताया जो इंट्रोडक्शन में मैं ये लास्ट पूछ वाले रही थी पॉइंट्स कि हैं। सर मैं ये पूछ रही थी कि आउटलाइन भी बनानी है
और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जिस तरह आपने पैराग्राफ्स का बताया है, इन पैराग्राफ्स से पहले हेडिंग देना ज़रूरी है? जी बिल्कुल जी। आप ये जो आउटलाइन है ना, इसके हवाले से मैंने जो एग्जामिनर हैं, दोस्त ही हैं, उनसे पूछा, कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आप बनाना चाहें तो बना लें, नहीं बनाना चाहें नहीं बनाते, लेकिन अगर बनाना भी है तो उसको बहुत लेंथी ना करें, क्योंकि ऐसे में तो एक रिक्वायरमेंट है ना, वो तो आपको एक फुल फ्लैज बनाना पड़ता है। अगर बनाना भी है तो 5 से 6 लाइनों में कवर करें, डिटेल तो होना ही नहीं चाहिए। अगर बना लें तब भी ठीक है, कुछ एग्जामिनर को नहीं अच्छा लगता। देखिए, आप बाकी क्वेश्चन में बनाते हैं, आप मुझे ये बताएं, बाकी पेपर्स में बनाते हैं? सर जैसे पाकिस्तान अफेयर में हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि आप पहले थोड़ा सा आउटलाइन दे दें, हिस्टोरिकल देखिए, पर्सपेक्टिव हमारे इसमें यहाँ कवर हो दोनों जाता है। अप्रोच है ना, कुछ बाकियों में बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, ठीक है। तो जी कुछ टीचर को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता, तो इट्स अप टू यू, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बहुत लेंथी ना हो। बिल्कुल ज्यादा आपकी बात ठीक है, वो टाइम बहुत ज्यादा ले जाता है। हमारे पास देखें 40 मिनट्स होते हैं, उसमें अगर आउटलाइन बनाएंगे हमारे 5-7 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन इसी सर वजह से हमें वो ये भी तो कहा जाता है कि आपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना होता है, तो आउटलाइन से एग्जामिनर को किस्म की सहूलत हो जाएगी कि हम क्या कंटेंट आगे शेयर करने वाले हैं, वो समझ उसे जाते हैं। ग्लिम्स मिल जाता है। एग्जामिनर कितना एक्सपीरियंस होता है कि वो समझ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए थोड़ी सी ना चाइल्डिश अप्रोच लगती है CSS लेवल पे ना। बिल्कुल एक एक चीज हम उस तरह से करें। अगर बनाना हो तो बहुत ब्रीफ बनाइए, वरना ना बनाए तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। और सर ये जो पैराग्राफ हम लिखेंगे इससे पहले हेडिंग देना जी जरूरी है? बिल्कुल, हेडिंग्स सब हेडिंग्स लाजमी, ये नहीं छोड़नी आपने, हेडिंग सब हेडिंग्स लाजमी हो, और उससे एग्जामिनर को एकदम समझ आ जाती है आप क्या कर रहे हैं। सब हेडिंग लाजमी बनाएंगे हम, ठीक है जी। जी अबीर, अबीर अच्छा मियां। जी सर, जी, सर ये जो इंट्रोडक्शन में आपने लास्ट पॉइंट लिखी हुई है, एड्रेस द क्वेश्चन, इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। और एक मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए, ये भी थोड़ा बता दें सर। ठीक है, ओके जी। और जी थैंक यू। उम्मे रबाब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी जो आपने बताया, थोड़े से शुरू वाले 2-3 पॉइंट्स वो समराइज कर दें, एक्चुअली मेरी जो क्लास है वो लीव हो गई थी। ओके जी, ठीक है। और अबीर आप अच्छा सर, माजरत सर, ये मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। ये जो इंट्रोडक्शन में हम क्वेश्चन को जब जवाब देंगे तो वो डायरेक्ट हिट करेंगे या पहले जनरल चल के फिर हिट करें, चलेगा, जैसे इंट्रोडक्शन में? बता दूँ। सर मुझे पूछना था कि आप हेडिंग पैराग्राफ वाला एक बार रिपीट कर दें, मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे सही से समझ नहीं आया। ओके, सबसे पहले ये समझिए कि जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की बात की है, इंट्रोडक्शन के मैंने यहाँ पे बुलेट्स लगाई हुई हैं। ये बुलेट्स के अंदर आपने नहीं लिखना। सबसे पहले तो ये समझिए, सिर्फ समझाने के लिए आपने डिस्क्रिप्टिव अंदाज से लिखना है। दूसरी बात है कि शुरू से ही आप क्वेश्चन के साथ एक पेज पर हो जाएं। ये नहीं कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ठीक है, वहां से शुरू करेंगे और फिर डिप्लोमेसी तक आते आते हमारी 6 लाइनें हो जाती हैं। तो भाई इतनी ज़रूरत नहीं है, इस्लाम ज़ाब्ता हयात बिल्कुल है। आप बिल्कुल क्वेश्चन के साथ देखिए, उस क्वेश्चन के अंदर जनरल बात करें। ये नहीं कि इस्लामियात के ऊपर हम जनरल बात शुरू कर दें, नहीं, उस क्वेश्चन के अंदर हम स्पेसिफिक करें कि नबी अलैहिस्सलाम ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में बहुत बेहतरीन डिप्लोमेसी की, मतलब ये तो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है ना। तो आपका स्टार्ट होगा, आप क्वेश्चन को हिट करेंगे लेकिन जनरल वे में हिट करेंगे, ठीक है। पहली चीज ये होगी। एड्रेस द क्वेश्चन का मतलब है कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन को भी ना थोड़ा सा सम अप करें, जब आपने अपनी सारी बातें बता दी तो आप कहें कि इस तरीके से हम आगे नबी अलैहिस्सलाम की मक्की और मदनी जिंदगी के लिहाज से आपकी सिफारतकारी का जायजा लेते हैं। यानी क्वेश्चन को एड्रेस भी कर रहे हैं थोड़ा सा, और अगले का जो आपका आगे जो करना चाह रहे हैं वो भी बता रहे हैं, ठीक है। अब जो आप लोग पूछ रहे थे कि स्पोर्टिंग पैराग्राफ आपको समझ नहीं आ रहे, देखिए स्पोर्टिंग पैराग्राफ की हेडिंग स्पोर्टिंग पैराग्राफ नहीं होगी, ये बात याद रखिए। जो स्पोर्टिंग पैराग्राफ ने बनाया, देखिए किसी ने बनाया ऑब्जेक्टिव्स और डिप्लोमेसी, तो वो हेडिंग ये देगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लोमेसी की हेडिंग होगी। कोई कह रहा नहीं जी मैंने स्पोर्टिंग पैराग्राफ लिखना है प्रिंसिपल्स ऑफ डिप्लोमेसी, तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ डिप्लोमेसी की हेडिंग देगा। कोई कह रहा है कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की सफारतकारी की करैक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, तो उसकी हेडिंग ये होगी कि नबी अलैहिस्सलाम की सफारतकारी की खुसूसियात क्या हैं। ये मैंने आपको स्पोर्टिंग पैराग्राफ बताए हैं कि ये आपने ऐसा करना है कि जो भी क्वेश्चन आप तैयार करें, जिस तरह स्टार्ट में हमने कहा कि उसका हमने मेजर कंटेंट में जितनी पॉसिबल चीजें आ सकती हैं वो हमने तैयार की, ताकि अप्लाइड फॉर्म में पेपर आ रहा है तो हमें किसी भी अंदाज से पेपर आए तो हम इसको कर लें। लेकिन आपने अब ये करना है कि जब आपने इन्हीं के ऊपर जनरल से 4-5 पैराग्राफ तैयार करने हैं, ताकि जब क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम वो वाला पैराग्राफ यहां पर उठा लें।
जी सादिया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल करूंगा, डोंट वरी। ठीक है जी। अब यहाँ तक बात कंप्लीट होगी कि पहले हमने मक्की और मदनी पीरियड जो है इसकी तमाम डिप्लोमेसी की तमाम इवेंट्स इकट्ठे कर लिए। दूसरे नंबर पे मैंने काम क्या किया कि मैंने 5 स्पोर्टिंग पैराग्राफ जनरल से बना लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, ताकि मुझे किसी की भी जरूरत पड़े तो मैं इसको क्या कर लूँ, अटेम्प्ट कर लूँ वहां से। और जो मैं स्पोर्टिंग पैराग्राफ बनाऊं ना, उसके अंदर कोशिश करें कोटेशन भी डाल दें, किसी में बुक भी डाल दें, क्योंकि बाद में जब आप तेजी में लिख रहे होते हैं आपको कोटेशन याद नहीं रहती, तो ये पैराग्राफ तो आपके बिल्कुल रेडी होंगे जो आपने उठा के यहाँ पर पेस्ट करने। तो उसके अंदर आप अपनी बुक के नेम, अब बुक का नेम भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे डालना है, बुक आयात कोटेशन इसमें होनी चाहिए, वो मैं आपको मेथड बताता हूँ। तो ये दूसरा काम हमारा हो गया कि आपने स्पोर्टिंग पैराग्राफ बनाने। अब तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है, अब हमने, क्योंकि अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करें ना साथ, हमने इंट्रोडक्शन लिखा, मोस्ट अप्रोप्रिएट हमने क्या लिख दिया, स्पोर्टिंग पैराग्राफ। अब मैंने देखना मेरा क्वेश्चन क्या है। सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं, अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि नबी अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन सिफारतकार हैं, दलाइल से वादे करें, ये तो बड़ा जनरल है। इसका मतलब है कि मक्की मदनी पीरियड के सारे इवेंट्स मैं इसके अंदर लिख सकता हूं, तो मैं सारे इवेंट्स इसमें लिख सकता हूं, लेकिन मेरे पास स्पेस कितनी है, हमने इसको भी देखना है। मेरे पास जी मेजर कंटेंट के लिए हमने लिखा रखा हुआ है 2 पेजेस, यानी 4 साइड्स। जो 4 साइड्स हमने कहा हुआ है, हम इससे आगे तो नहीं जा सकते। फिर मुझे ये डिसाइड करना होगा कि मेजर कंटेंट में से मैं कितनी चीजें उठा लूं जो मेजर थीम को कवर भी कर दे और इंपॉर्टेंट चीजें भी चली जाएं, उसमें से मुझे सिलेक्शन करनी है। अब मैं कहता हूं यार मक्की जिंदगी तो में तो बहुत सी चीजें, मैं ऐसा करता हूं कि मैं येलो कलर ले लेता हूं, ये चीजें हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं कहता हूं इसमें से मैं ऐसा करता हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं ले लेता हूं। एक मुझे लग रहा है कि माइग्रेशन टू अबिसिनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ताइफ का सफर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तीसरा मुझे फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन और पीसफुल प्रीचिंग। मैं कहता हूँ चलो 4 इवेंट ले लेता हूँ और इन चारों को मैं क्या कर दूंगा जी, मक्की पीरियड के अंदर लिख दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम तो ज़्यादा नहीं है, तो 1.5 पेज में इसको कवर कर दूंगा। बाकी मेरे पास 2.5 पेज रह गया। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो मुझे नजर आ रहा है कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कह रहा हूँ चार्टर ऑफ मदीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेलीगेशन ऑफ नजरान और कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। ऐसा करता हूँ कि इसको मैं स्पेस दे देता हूँ तकरीबन 2.5 के अंदर मैं इसको लिख दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें लिख ही नहीं सकता ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये देखना है कि मेरे पास मेजर कंटेंट के लिए कितना टाइम है। 4 साइड्स हैं आपके पास, 20 मिनट हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें भी करनी है। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स उठा लिए, मक्की जिंदगी में से भी 3-4 और मदनी जिंदगी में भी से भी उठा लिए। अच्छा ये तो मैंने लिख देने इवेंट्स। सर जो कुछ इवेंट्स रह रहे हैं वो हम फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं डायरेक्ट उनके नाम पे। तो फ्लो चार्ट में या एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिख के ना, इसके अलावा नबी इस्लाम की जिंदगी ये वाकयात से भी हम डिप्लोमेसी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, उसको एक ही 2-3 लाइनों के अंदर सिर्फ नाम उसके लिख सकते हैं। अच्छा, वैसे फ्लो चार्ट हम नहीं बना सकते? फ्लो चार्ट भी बनाए, टेबल बनाए, फ्लो चार्ट बनाए, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अच्छा प्लीज पता क्या देखिए बच्चे, इस तरह पहले मैं एक दफा आपको सारी चीजें बता देता हूँ, आपके जो क्वेश्चन होंगे उसको नोट कर ले, क्योंकि वो चीजें मैंने बतानी होती हैं। ठीक है, तो उस पर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेता हूँ। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। वो क्या करते हैं, जब हम मेजर कंटेंट लिख रहे होते हैं, मैंने पहले हेडिंग दी कि नबी अलैहिस्सलाम की सिफारतकारी की मिसालें मक्की जिंदगी से नबी अलैहिस्सलाम की सिफारतकारी की मिसालें। मैंने पहली मिसाल दी थी फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, मैंने पूरा वाकया लिख दिया। ठीक है जी, मैंने बड़ा प्रिसाइज करके 5-6 लाइनों में वाकया लिख दिया। अब वाकया जब मैंने लिख दिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से फैसला करके पत्थर को अपने हाथ से नस्ब कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैं अगली हेडिंग बना दूंगा पीसफुल प्रीचिंग या हिजरत हबशा। भाई जो आपने फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन का वाकया बताया है, इस वाकये से प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? इससे ज़ाहिर है मैं डिप्लोमेसी प्रूफ करना चाह रहा हूं ना। तो मुझे उस वाक्य को लिखने के बाद शॉर्ट सा एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस बाद में करना है आगे, शॉर्ट सा 2 से 3 लाइनों का एनालिसिस साथ साथ करना है। अगली लाइन में या अगले आप डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लें, ब्लैक पॉइंटर यूज कर लें, कि इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने एक बेहतरीन जजमेंट की और एक बेहतरीन जजमेंट करके आपने जंग को रुकवाया और बेहतरीन सफारतकारी कायम की। ये जो आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे, इससे आपका जो कंटेंट है वो क्वेश्चन के साथ लिंक हो रहा होगा।
वरना क्या होता है, हेडिंग्स बनी होती हैं, एग्जामिनर साथ पढ़ के बैठ जाता है कि भाई इससे आप प्रूफ क्या कर रहे हैं, प्रूफ तो आपने करना है। अब माइग्रेशन टू एवरीथिंग आपने सारा बताया, बहुत अच्छी बात है 5 6 7 लाइनों के अंदर। अब अगली लाइन में 2 से 3 लाइनों में आपने शॉर्ट सा बताएं कि इस तरीके से आउटसाइड मक्का अपने लिए अलाइज तलाश करना और नबी अलैहिस्सलाम का इंटरफेथ हार्मनी के लिए काम करना, ये एक आपकी डिप्लोमेसी की एक अहम मिसाल है। अपने हर जो हेडिंग है या सब हेडिंग है उसको साथ साथ उसका एनालिसिस करना है ब्रीफली, तफसील में नहीं करना, तफसील में करेंगे बहुत टाइम जाएगा। सिर्फ 2 से 3 लाइनों में उससे अपने क्वेश्चन के साथ उसको लिंक भी कर दें, ये मैंने मिसाल क्यों पेश की है, अगर मैं ताइफ का वाक्य लिखा है तो उससे मैं प्रूफ क्या कर रहा हूँ, कैसे नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पर डिप्लोमेसी की, तो उससे प्रूफ करना है आपने। ये काम भी आपने हर इवेंट के साथ साथ करना है, ठीक है जी। जब आपने मोहम्मद फरीद देखें, हमारे पास इवेंट तकरीबन वही है, उस इवेंट की डिप्लोमेसी हमारी और पीस मेकिंग के ऊपर जब उस इवेंट को हम डिस्कस करेंगे ना तो हमारा एनालिसिस डिफरेंट होगा। लेकिन यही सारे इवेंट्स आपकी पीस मेकिंग के लिए भी होंगे। पीस मेकिंग और डिप्लोमेसी का ऑब्जेक्टिव एक होता है, डिप्लोमेसी में भी आप क्या करते हैं, जंग को अवॉइड करते हैं, पीस मेकिंग में भी, लेकिन सिर्फ एनालिसिस के अंदर आपने थोड़ा सा वो चेंज करना होगा, वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर शॉर्ट सा एक सपोर्टिंग पैराग्राफ लिख सकते हैं। एक आपने पहले लिखा था, एक सपोर्टिंग पैराग्राफ आप मेजर कंटेंट के बाद लिख सकते हैं, ठीक है जी, वो आपने लिख दिया मेजर कंटेंट के बाद शॉर्ट सा पैराग्राफ, ये आपका कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आता है क्रिटिकल एनालिसिस, तनकीदी जायजा। अब जो क्रिटिकल एनालिसिस है ये आपके क्वेश्चन का एक इंटीग्रल पार्ट है, और 2 चीजें ध्यान में रख लीजिए, चाहे आपसे क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालिसिस का वर्ड है या नहीं, ये लाजमी आपने अपने हर क्वेश्चन का करना ही करना है। तनकीदी जायजा आपने अपने हर क्वेश्चन का पेश करना है, तबसरे के नाम से कर दें, जामे तबसरा कह दें, तनकीदी जायजा कह दें। तनकीद नक़द नहीं होता, तनकीद का मतलब होता है किसी चीज़ को वैल्यूएट करना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सीरत पे नक़द कर रहे हैं। सीरत की मतलब जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो हम ज़ाहिर है प्रॉफिट सल्लम के हवाले से हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात कर रहे होते हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस आपने अपने हर क्वेश्चन में लिखना है, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे अपने क्वेश्चन को मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक करना है, जदीद दुनिया के साथ उसको लिंक भी करना है, चाहे वो आपसे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा। और ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आपके मेजॉरिटी बच्चे नहीं करते, क्योंकि गाइड बुक में नहीं होती, बच्चे भी नहीं करते, और एग्जामिनर सबसे ज्यादा फोकस आपकी इन 2 चीजों को करता है। देखिए, जो आपका मेजर कंटेंट है, आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो मेजर कंटेंट आप जो लिख रहे होंगे बाकी बच्चे भी तो वही लिख रहे होंगे, इसमें आप कौन सा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। जब डिप्लोमेसी पे बात आएगी तो हर बच्चा चार्टर ऑफ मदीना लिख रहा है, हर बच्चा लेटर लिख रहा है, हर बच्चा ट्रीटी ऑफ हुदैबिया लिख रहा है, आपका डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, आपका डिफरेंस ये 2 चीजें क्रिएट करेंगी, क्रिटिकल एनालिसिस, मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक करना। और क्रिटिकल एनालिसिस हमेशा आपका तब अच्छा होता है जब आपके पास डेप्थ होता है नॉलेज के अंदर। इसी वजह से एग्जामिनर बाकी चीजें ना इतनी थॉरोली नहीं पढ़ता, सिर्फ उसकी हेडिंग देख रहा है, ठीक है जी, आपने कंटेंट पूरा है, रेलिवेंसी है, ठीक है जी, आप क्रिटिकल एनालिसिस को सही करके पढ़ता है, उससे वो आपको वैल्यूएट करता है कि आपके पास नॉलेज कितना है। अब थोड़ी देर के लिए सोचे ना, मैं आपसे कहूँ जी पाक इंडिया जो जंग हुई है इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, आपको अगर आपने उस सारी जंग को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया होगा, वेरी फर्स्ट डे क्या हुआ, किसने किधर अटैक किया, क्या किया, तो आपका एनालिसिस और होगा। अगर एक बंदे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो बाहर गया हुआ था, वो आया जिसको बताया अच्छा पाक इंडिया जंग हुई थी, ठीक है, मैं कहूँगा जी क्रिटिकल एनालिसिस करें, क्योंकि मैं क्या करूँ, मुझे कंटेंट ही नहीं आता। तो जितना कंटेंट आपको अच्छा आएगा उतने अच्छे तरीके से आपका क्रिटिकल एनालिसिस होगा, ठीक है। अब क्रिटिकल एनालिसिस करना कैसे है, अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर। तो क्रिटिकल एनालिसिस के लिए डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं सिंपल एक फार्मूला बताता हूँ। आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बिल्कुल ब्लैंक बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस क्या करूं, मुझे मेजर कंटेंट तो आता था। जी ईमान, मैंने कहा था उस टाइम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना, उसको 1 से 2 लाइनों में सिर्फ इतना करना है कि वो क्वेश्चन से लिंक हो जाए। डिटेल क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहा, उससे मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि जो एक शॉर्ट सा इवेंट लिखा है उस इवेंट को लिंक कर रहा हूं क्वेश्चन के साथ, ब्रीफली, बस एक जुमला, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस। यहां पे तो मैंने कंप्लीटली तनकीदी जायजा क्रिटिकल एनालिसिस तबसरा करना है। सबसे पहली चीज याद रखें, क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर कोई हेडिंग या सब हेडिंग नहीं होती,
सिर्फ आप मेजर हेडिंग बनाएंगे क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आपने उसको लिखना शुरू कर देना है। मलाइका देखें, अगर इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे ना वो बात ही मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आप सबको फिर मौका देता हूँ, आपको ना आपकी मैक्सिमम क्यूरी सॉल्व हो जाएंगी जब मैं चीजें बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, अब क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आपका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने आ जाना इंट्रोडक्शन के बाद आपने पहली चीज क्या लिखी थी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लोमेसी, सफारतकारी के मकासद। अब बैठ के सोचें कि सफारतकारी के मकासद मैंने क्या लिखे। आपने लिखी जी सफारतकारी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी एक्सेप्शनल डिप्लोमेटिक स्किल थी, और आपकी क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कि टू पीस एस्टैब्लिश पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, टू फॉस्टर अंडरस्टैंडिंग अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज, टू प्रमोट जस्टिस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। या आपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे ना। अब इसको बैठ के थोड़ा सा इसकी नेगेटिविटी पे जाएं और इसके अगेंस्ट सोचें कि नबी अलैहिस्सलाम से पहले क्या ऑब्जेक्टिव्स होते थे। आप कहें कि हाँ, नबी अलैहिस्सलाम से पहले तो ऑब्जेक्टिव ये होते थे कि अपने पर्सनल फेम के लिए, पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल ग्रज के लिए लोग ये काम करते थे, पर्सनल बेनिफिट के लिए करते थे। कोई नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था कि उम्मत के लिए काम करना है, ठीक है, और अपने ज़ाती मफाद होते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसको बिल्कुल चेंज किया, इस्लाम के साथ लिंक कर दिया। तो आपके पास एक पॉइंट आ गया। तो आप तनकीदी जायजा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम दुनिया का सबसे अजीम सफारतकार इसलिए भी कहते हैं कि अगर हम आपके सफारतकारी के मकासद देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं। आपने टोटली सफारतकारी की जो फिलॉसफी थी उसको चेंज कर दिया कि प्री इस्लामिक एरा में सफारतकारी इन पॉइंट्स पर होती थी। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको इस्लाम और मुस्लिम उम्मा की कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया और इस तरीके से किया। 1 2 3 4 पॉइंट्स आपने कहां से ले लिए, ऑब्जेक्टिव और डिप्लोमेसी से। अब इसको अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो जहां पे नबी अलैहिस्सलाम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, आपने कहा टू एस्टैब्लिश पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब ये तो आपने जनरल बात की थी ना, इसके साथ आप एक चीज वाकया लिंक कर दें कि जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने कोएग्जिस्टेंस किसके साथ किया, चार्टर ऑफ मदीना में किया। अब केस स्टडी भी साथ साथ हो रही है, जनरल कमेंट्री भी कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सफारतकारी के बहुत से मकासद थे और वो सारी चीजें प्री इस्लामिक एरा की आपने चेंज की। आपने सफारतकारी को एक नए अंदाज से पेश किया और उसके ऑब्जेक्टिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था टू एस्टैब्लिश पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये तो जनरल बात है ना। अब आपने इसमें केस स्टडी के तौर पे कोई एग्जांपल फिट करनी है, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने चार्टर ऑफ मदीना में किया कि एक मल्टी फेथ सोसाइटी के अंदर कोएग्जिस्टेंस की बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। अब चार्टर ऑफ मदीना पे तबसरा हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा जी, इसके बाद आपने कह दी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उसकी कोई एग्जांपल दे दी। इस अंदाज से भी आप जा सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं हर ऑब्जेक्टिव के साथ आप क्या कर सकते हैं, केस स्टडी के तौर पर कोई इवेंट पेश कर सकते हैं जो आपने मक्की मदनी जिंदगी में किया है। या आप प्रिंसिपल पे आ जाएं, पीस फॉर रेजोल्यूशन, इसके अंदर आप ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को पेश कर दें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इसके अंदर आप डेलीगेशन जो नजरान का है उसको पेश कर दें। ट्रस्ट बिल्डिंग है, इसमें चार्टर ऑफ मदीना को पेश कर दें। रिकन्सिलेशन है, इसके अंदर आप जनाब जो फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन है उसको पेश कर दें। यहाँ पर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है जहाँ पे नबी इस्लाम ने डिफरेंट एम्बेसडर्स को क्या दी, प्रोटेक्शन दी। रिस्पेक्ट ऑफ फॉर ट्रीटीज है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को पेश कर दें या नजरान का डेलीगेशन को पेश कर दें। तो यहाँ पर जो आपने प्रिंसिपल्स लिखे हैं, इन प्रिंसिपल के ऊपर आप तबसरा कर रहे हैं और साथ केस स्टडी के तौर पर क्या कर रहे हैं, उन इवेंट्स को कर रहे हैं, क्योंकि वो इवेंट्स तो आपको आ रहे हैं, उन इवेंट्स को केस स्टडी के तौर पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, एक तो आपके पास ये एक पॉइंट है सारा कि जो आपने स्पोर्टिंग पैराग्राफ के अंदर जो चीज लिखी है उसको फैलाना शुरू कर दें, क्योंकि वो जनरल है। उसके साथ आप क्या कर दें, स्पेसिफिक इवेंट्स को क्या करते हैं, फिट करते जाएं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मेजर कंटेंट पे आ जाएं। आप कहें मक्की जिंदगी में मैंने वाकया लिखा था हिल्फुल फजूल का। अच्छा, हिल्फुल फजूल का वाकया तो आपके जहन में है, उस वाकये के ऊपर एक जनरल सी स्टेटमेंट बना लें। उस वाकये में क्या हुआ था, आप कहते हैं कि नबी इस्लाम की उम्र 15 साल थी और आपने क्या किया, जंग रुकवाने के लिए रोल प्ले किया। अच्छा, कुरैश मक्का ने उसको एक्नॉलेज किया, आपको उस लीग में भी शामिल कर दिया। ये तो आपके पास फैक्ट्स हैं ना। अब जब आप सोचते हैं, आप कहते हैं अच्छा इसमें एक जनरल सी स्टेटमेंट तो ये बन सकती है ना कि नबी अलैहिस्सलाम एक सुलह के लिए काम कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के लिए और जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि आपकी उम्र सिर्फ 15 साल है, आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, आपकी कोई स्कूलिंग नहीं हुई, आपके पेरेंट्स नहीं हैं। इसका मतलब है आपकी तो बड़ी पीस लविंग नेचर है। तो आपने इस वाकये को सोचा, थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया तो आपके जहन में बहुत से की पॉइंट्स आ गए ना।
उन्हीं पॉइंट्स को बना लेना है क्रिटिकल एनालिसिस। आप कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सफारतकारी इसलिए भी कामयाब है कि आपकी बड़ी पीस लविंग नेचर है। अब आपने जनरल से स्टेटमेंट दी, क्यों? क्योंकि आपने हिल्फुल फजूल को फिट करना है वहां पर। तो जनरल से स्टेटमेंट देकर आप कहें कि नबी अलैहिस्सलाम की पीस लविंग नेचर है, और वो हम इस तरह नजर आती है कि हिल्फुल फजूल का अगर वाकया देखते हैं कि आपकी 15 साल उम्र है, आपकी कोई स्कूलिंग नहीं है, और जिस माशरे में है वहां पर जंगें बड़ी उरूज पे चल रही हैं, बात बात पर जंगें हो रही हैं, लेकिन उस माशरे में रहते हुए अगर कोई बंदा ये बात करता है कि जंगों को रुकवाना है, इसका मतलब है उसकी जो नेचर है वो पीस लविंग है, उसके अंदर एक सफारतकारी का एक अंसर मौजूद है कि वो जंगों को अवॉइड करना चाहता है। तो आपने जनरली हिल्फुल फजूल के ऊपर कितना अच्छा तबसरा कर लिया। अच्छा, फिर आप कहते हैं यार फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन मैंने लिखा है, क्या इसके ऊपर कोई तबसरा हो सकता है जो मैं क्रिटिकल एनालिसिस में इसके ऊपर कमेंट्री करूं? आप सोचते हैं कि अच्छा नबी इस्लाम ने फैसला करवाया, और फैसला करवाना कितना मुश्किल होता है दुनिया में, कि बहुत सारे लोग हैं, कौन आपका फैसला मानता है, लेकिन आपके फैसले में बड़ी ताकत थी, तमाम लोगों को उनका शेयर मिल गया। तो आपने जनरल सी स्टेटमेंट ले ली, क्योंकि फिक्स आपने केस स्टडी के तौर पे किसको करना है? फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन को। आप कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम सफारतकारी में ये होता है कि आप एक ऐसा फैसला करें जो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल हो, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि एक बंदे को लगता है कि मेरे हक में फैसला है, दूसरे को लगता है उसके हक में है। लेकिन ये बात हमें नबी अलैहिस्सलाम के अंदर स्किल थी कि आपका फैसला इतना जबरदस्त होता था कि तमाम स्टेक होल्डर मुतमिन होते थे, जैसा कि फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन में हुआ। अब उसके अंदर ऐसा फैसला था, सब उसके लिए मुतमिन हो गए। अब आपकी कितनी जबरदस्त उसके ऊपर कमेंट्री आ गई। आपने आगे लिखा जी पीसफुल प्रीचिंग, इसके ऊपर आप कमेंट्री करें। नबी अलैहिस्सलाम की कॉन्फ्रंट्रेशन बिल्कुल नहीं थी, और अगर आपको मौका मिला कि बैतुल्लाह के सामने नहीं बैठना तो आपने जंग को रोका और आप दार इरकम शिफ्ट हो गए, इसके ऊपर बात कर लें। फिर माइग्रेशन टू एबेसिनिया, आप कहते हैं देखें नबी अलैहिस्सलाम ने आउटसाइड मक्का क्या किया, अपने लिए इत्तेहादी तलाश किए, हत्ते जाफर को भेजा, खवातीन को भेजा, 15 साल वहां पे रहे, कोई मसला नहीं हुआ, उनको बताया कि मजहब की रिस्पेक्ट क्या होती है, और ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपने पहले जनरल सी बात करनी है। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की सफारतकारी में हमें ये भी नजर आता है कि आपने आउटसाइड मक्का अपने लिए अलाइज तलाश किए, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल नबूवत के 5वें साल हिजरत हबशा है, और उसकी सिलेक्शन क्यों की, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में क्या कॉमन चीजें जो हम तबसरा कर चुके हैं। देखिए मेजर इवेंट को तो हम साथ साथ तबसरा करते रहे, वो चीजें यहाँ पर आती जाएंगी। फिर आप ताइफ पर आ गए, आपने कहा अच्छा यहाँ पे नबी इस्लाम खुद गए थे, तो आपने कहा जी डिप्लोमेसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि आपके पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन होने चाहिए, ये नहीं कि एक ही मेथड है। और ये बात हमें नबी इस्लाम की सफारतकारी में ये भी नजर आती है। आपका तबसरा है ना नबी इस्लाम की सफारतकारी पे, तो हर एंगल से आप बात करें कि नबी इस्लाम ने कहीं पर क्या किया, ग्रुप भेजा जैसे माइग्रेशन टू एबेसिनिया है, कहीं पर नबी इस्लाम ने क्या किया, फैसला करके सफारतकारी की, कहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जाके विजिट किया, जैसे कि जर्नी टू ताइफ है, क्योंकि वहां के हालात और थे। अब आप देख रहे हैं कि वही इवेंट्स जो आपने लिखे हैं, मैं इन इवेंट्स को रिपीट नहीं कर रहा, मैं उस में से एक जनरल सी स्टेटमेंट ले लेता हूं और उसके ऊपर तबसरा कर रहा हूं। और ये आपका क्रिटिकल एनालिसिस ऐसा होता है जैसे एक आर्टिकल नहीं लिख रहे होते, आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं होती, एक तबसरा हो रहा होता है। तो ये आपका वो तबसरा है, वो आर्टिकल है जो उसको हम क्रिटिकल एनालिसिस कह रहे होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर कुछ चीजें आपको क्लियर हुई हैं या नहीं हुई, फिर अगले पॉइंट पे जाते हैं। आप अपने क्वेश्चंस बताइए। जैसा आपने बताया कि क्रिटिकल एनालिसिस में हमने जो सपोर्टिंग पैराग्राफ लिखा था इंट्रोडक्शन के बाद, वो लिखा था हमने बिल्कुल जनरल सा, तो आपने कहा उस जनरल को आप क्रिटिकल एनालिसिस में थोड़ा प्रूफ के साथ लिखें, और जो हमने मेन आइडियाज लिखे थे प्रूफ के साथ, उनको जनरल बना के क्रिटिकल एनालिसिस में लिखना है, ऐसा ही सर? बिल्कुल जनरल बना के, लेकिन केस स्टडी में उसको फिट करना है फिर। अच्छा सर, केस स्टडी की बनानी है फिर। देखिए जनरल तो आप वहां से एक आर्गुमेंट लेंगे, लेकिन जब जनरल आर्गुमेंट के ऊपर एग्जांपल आप वही देंगे जो आपने मेजर कंटेंट में लिखा हुआ है। अच्छा सर वैसे क्रिटिकल एनालिसिस में हम दोनों चीजें देखते हैं, पॉजिटिव साइड्स भी देखते हैं, पॉजिटिव साइड भी देखते हैं और नेगेटिव साइड पे, तो उसमें सब हेडिंग तो बननी होगी ना, या एक ही पैराग्राफ होगा सिर्फ सिंगल? पैराग्राफ्स आप 2-3 कर सकते हैं, हेडिंग्स नहीं बना सकते। अच्छा सर, तो पैराग्राफ अगर 2-3 करें तो 2-3 पैराग्राफ की सबकी मेन हेडिंग्स यही होगी, क्रिटिकल एनालिसिस क्रिटिकल एनालिसिस? कोई हेडिंग चल रहा है, जब आप देखें ना एक थीम मुकम्मल हो गया, आप थोड़ा सा दूसरे थीम की तरफ जाना चाह रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर, तो आप थोड़ा सा दूसरी तरफ दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट कर लें। मतलब आपने यहाँ तक बात कर ली,
अब मदनी पीरियड को आप एक और अंदाज से डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने मक्की पीरियड के बाद मक्की पीरियड का क्रिटिकल एनालिसिस करके आप मदनी पीरियड के अलग पैराग्राफ लिखते हैं कि अगर हम नबी अलैहिस्सलाम की मदनी पीरियड का जायजा लेते हैं तो वहां पे चैलेंजेस डिफरेंट थे, तो आपकी सफारतकारी के मेथड भी डिफरेंट थे, क्योंकि वहां पर बड़े चैलेंजेस क्या थे कि मल्टी फेस सोसाइटीज थी, तो वहां पर आपको मुख्तलिफ इस्लाम को मुख्तलिफ जगहों तक पहुंचाना था। तो वहां पे हमें डिफरेंट किस्म के डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और मेथड नजर आते हैं, जिसमें आपकी ट्रीटीज, जिसमें आपकी बैटल्स, जिसमें आपकी लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपने एक नया एंगल शुरू कर रहे थे, तो आप एक नया पैराग्राफ में उसमें बात कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। वैसे क्योंकि हम अगर करंट अफेयर में या कोई और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ अगर हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो हम उसकी सारी चीज़ें देखते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स, इन्वायरमेंटल होगी, और हर चीज़ का अलग अलग सब हेडिंग्स बनाते हैं। मतलब यहाँ पे नहीं बनानी ना अब हेडिंग एनालिसिस की नहीं बनानी, वो मैं आपको बताऊंगा जिस चीज की बनानी है, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड से जब लिंक करेंगे तो उसकी बनाएंगे। जी थैंक यू सो मच सर। थैंक्स जी रिचा चाहिए। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि अगर आपके पास कोई प्रिपेयर्ड फॉर्म या टॉपिक क्वेश्चन हो से प्रीवियस स्टूडेंट, मैं शो कराता हूँ, मैं शो कराता हूँ, बिल्कुल आपको कराता हूँ। सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे, सबके लिए सामने कर दे। ओके बिल्कुल ठीक है जी। अफशान तारिक। सर मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि क्रिटिकल एनालिसिस में हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी वर्ड्स का भी साथ थोड़ा सा टच देना है, तो सर वो हम लोग ये लास्ट में देंगे क्रिटिकल एनालिसिस में, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा बता के उसके बाद, और फिर उसमें हम एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं? मैं कंटेम्प्रेरी वर्ड का भी बताऊंगा, मैंने अभी सिर्फ क्रिटिकल एनालिसिस किया है, अब मैं कंटेम्प्रेरी वर्ड का बताता हूँ आपको, ठीक है। ठीक हो गया सर ये आप लोग जो नमाज ब्रेक कह रहे हैं, कौन सी नमाज पढ़ना चाहेंगे? तो अभी तो टाइम है ना, ईशा का टाइम, तो आपको ईशा से पहले पहले मगरिब पढ़ सकते हैं, तो ठीक है वो टाइम होगा। अच्छा जी, और कोई बच्चा तो नहीं जिसने हैंड खड़ा किया हुआ है? कोई और है जी? एक मिनट। तो सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सॉरी मेरा हैंड राइज नहीं होता, लेकिन सर मैंने ये पूछना था कि जो आपने कहा ना जो सपोर्टिंग पैराग्राफ है उसमें भी जो स्ट्रांस होते हैं हमारी जो केस स्टडी होती है, इवेंट्स वो भी देने होते हैं यहाँ पर, और जो क्रिटिकल एनालिसिस है दोनों में लाइक जो इवेंट्स है उसको मेंशन करना होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही समझिए आप। ज्यादा लंबी लाइक सिर्फ एक एक लाइन में उसको मेंशन करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्रिटिकल एनालिसिस का जो बता रहे थे कि क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है सवाल के अंदर, तो अगर हम उसको एक ही पैराग्राफ में लिखें तो एक पेज का कितना मतलब पार्ट हम लिखें क्रिटिकल एनालिसिस को लिखने के लिए, और दूसरा वन पेज से 1.5 तक जा सकते हैं, वन पेज से 1.5 तक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्वेश्चन आप एक पेज, एक साइड या 1.5 साइड, ठीक है। फिर दूसरा ये था कि एक क्वेश्चन के अंदर हम अहदीस और आयात, मैं बेटा वो बताता हूँ। देखिए मैंने जो चीज कहा है ना, सिर्फ क्रिटिकल एनालिसिस से बात करें, मैं वो बाकी चीजें बताऊंगा जी ठीक है सर। अभी और चीजें, बहुत सी चीजें भी रहती हैं। मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं कहा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बाकी चीजें मैं आपको अभी सारी तफसील करता हूँ, सिर्फ क्रिटिकल एनालिसिस में कह रहा हूँ कि ये चीज कवर हो जाए। अच्छी नूरी। थैंक यू सर। ये अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस साथ साथ लिखते रहेंगे, साथ साथ अगर हम लिखते रहेंगे तो मतलब बाद में तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना? नहीं देखिए साथ साथ बेटा इतना लिख नहीं सकते ना आप, हर एक का आप लिखेंगे तो बहुत लेंथी चीज हो जाएगी। जो साथ साथ मैंने बात की ना वो सिर्फ शॉर्ट सा 1 से 2 लाइनों में हमने सिर्फ ये बताना है कि जो मैंने एग्जांपल दी है इसका क्वेश्चन के साथ क्या लिंक बन रहा है। देखिए कभी आप चार्टर ऑफ मदीना की एग्जाम्पल दे रहे हैं पीस मेकिंग में, कभी इसी की एग्जाम्पल दे रहे हैं डिप्लोमेसी में, तो आपका थोड़ा सा 2-3 जुमले डिफरेंट होंगे। अगर मैं चार्टर ऑफ मदीना की एग्जाम्पल कर रहा हूँ डिप्लोमेसी में, तो मैं नीचे लिखूंगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने चार्टर ऑफ मदीना के जरिए से एक बेहतरीन डिप्लोमेसी करके ये चीज प्रूव की कि मदीने का हेड ऑफ स्टेट अनडिस्प्यूटेड लीडर और सुप्रीम कमांडर मैं हूँ, ठीक है। ये एक बड़ी बेहतरीन सफारतकारी में आपने चीज हासिल कर ली। जब मैं इसको पीस मेकिंग के हवाले से लिख रहा हूँ तो मैं शॉर्ट सा एनालिसिस कर दूंगा कि इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने डाइवर्स कम्युनिटीज मल्टीफेस सोसाइटी में मिलजुल के रहने के लिए एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। तो वो जो क्वेश्चन मैंने कंटेंट लिखा है ना, उसको मैंने क्वेश्चन से लिंक कैसे करना है, मैं उसको हवाले से बता रहा था कि 1 से 2 लाइनों में आपने वो लिखना है। बाकी क्रिटिकल एनालिसिस तफसील से तो आपका एंड पे ही आएगा। जी नूरीन।
सर मेरे तो इंटरनेट इशू है, उसकी वजह से मैं क्लास में कुछ मतलब स्किप हो जाता है ना, शुरू में मैं नहीं ज्वाइन कर सकी इंटरनेट की वजह से सर। तो मैं ओवरऑल यही आपने पढ़ा है ना कि जो क्वेश्चन है कि हुजूर सल्लम एज अ डिप्लोमेट, और फिर उनका लिंक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से, यानी पहले उसकी इंट्रोडक्शन, फिर उसके इवेंट्स जिसके में हम उसको एनालाइज करें एज और मतलब एनालिसिस करें, और फिर आखिर में क्रिटिकल एनालिसिस। जी ये है आज की क्लास। बिल्कुल जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं मॉडर्न वर्ल्ड से क्वेश्चन को लिंक कैसे करना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, होता ये कि आमतौर पर क्रिटिकल एनालिसिस में ये चीज़ आ जाती है कि अपने क्वेश्चन को जदीद दुनिया से कैसे लिंक करते हैं। लेकिन एक दो दफ़ा जो मार्किंग स्कीम मिली उसके अंदर उन्होंने अलग से पूछा गया कि क्या क्रिटिकल एनालिसिस बच्चे ने लिखा है, क्या बच्चे ने अपने क्वेश्चन को जदीद दुनिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से लिंक किया है। इसलिए मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप दोनों को अलग अलग हेडिंग्स बना लिया करें, ताकि एग्जामिनर को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप अपने क्वेश्चन को मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक भी कर रहे हैं और उसको क्रिटिकल एनालिसिस के अंदाज से भी लिख रहे हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक करने में दो चीज़ें आती हैं। जब अपने क्वेश्चन को मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक करना है तो दो चीज़ें उसमें आती हैं। नंबर वन, एक तो उसके अंदर चीज़ क्या आती है कि आपने बताना है कि नबी अलैहिस्सलाम ने डिप्लोमेसी के अंदर कौन कौन से नॉर्म्स और कौन कौन सी चीज़ों को आपने इनिशिएट किया या कंटिन्यू किया जो कि आज की दुनिया में भी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उस तरह की चीज़ों पे आप बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। हम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम एम्बेसडर्स को इम्यूनिटी दी थी, उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखा, उनको डिग्निटी का ख्याल रखा, उनको इम्यूनिटी दी कि इनको वो हाथ नहीं लगा सकता चाहे वो जो मर्जी लेटर लेकर आ जाए। आप हैरान होंगे, मुसलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया, वो लेटर लेके आता है नबी अलैहिस्सलाम के पास, उसका मैसेंजर, कि मुसलमा कह रहा है कि आप मुझे यमामा का नबी मान लें, मैं आपको अरब का नबी मान लूंगा, और नबूवत को हम आपस में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कितनी ऐसी बात की नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्सा आया आपको शदीद। लेकिन आपने कहा ये मैसेंजर है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते, इसको रिस्पेक्ट दो, इसकी डिग्निटी का ख्याल रखो। ये जो इम्यूनिटी नबी अलैहिस्सलाम ने दी, बहुत से लोग तो मार भी देते थे, ठीक है, तो ये चीज़ आज के दौर में अप्लाई होती है। एक पॉइंट आपके सामने आ गया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए घर बनाए मदीना के अंदर, जिसको कहते हैं दारुज़्ज़ुयूफ़, और आज के दौर में आप देखें किस तरीके से उनको गेस्ट हाउसेस के अंदर रखा जाता है। फिर जी आपने तोहफे दिए भी लिए भी, आज के दौर में गिफ्ट डिप्लोमेसी चलती है। फिर नबी अलैहिस्सलाम के जो लेटर्स हैं उनके अंदर आपको पता है कि स्टैंप लगी होती थी ताकि सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। आज के दौर में साइफर का कॉन्सेप्ट है, उसको आप लिंक कर सकते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों को एम्बेसडर के तौर पे भेजा, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आज के दौर के एम्बेसडर और मैसेंजर के अंदर पाई जाती हैं। हज़रत जाफ़र तैयार को देख लें, इसी तरीके से हज़रत बाकी जो नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन हुदैफा को ईरान भेजा या दाहिया कल्बी को रोम भेजा, उनकी पर्सनैलिटीज़ देख लीजिए, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, सारी चीज़ें आउट क्लास थी, और इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने उनका इंतखाब किया। और आज के दौर में आप किसको डिप्लोमेट बनाते हैं, इन्हीं लोगों को बनाते हैं। फिर आपने ट्रांसलेशन के लिए काम किया कि ये लोग ज़बानें सीखें। हज़रत ज़ैद बिन साबित को 5 ज़बानें आती थीं, इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को 2 ज़बानें आ गई थीं ताकि वो लेटर को ट्रांसलेट करे। आज के दौर में इंटरप्रेटर, आपको पता उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। फिर अपने एम्बेसडर्स के लिए स्टैंड लेना। हज़रत उस्मान के बारे में पता चला, आपने कहा हम जंग के लिए तैयार हैं। ग़ज़वा मोता क्यों हुई थी? हज़रत हारिस बिन उमैर को क्या किया, उन्होंने शहीद कर दिया, जो आपके मैसेंजर है, जहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टैंड नहीं लेते, इसका मतलब है कि अपने मैसेंजर्स को आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल खाली हाथ छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अलाइज के लिए खड़ा होना, ठीक है, इनमें से कुछ चीज़ों का आप क्रिटिकल एनालिसिस में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने अलाइज के लिए हजरत क्या कहते हैं, बनु बकर और बनु खुजा में जब जंग हुई, आप बनु खुजा के लिए कितना स्टैंड लिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कैंसिल की, ताकि पता चले कि किस तरीके से आप अपने अलाइज के लिए खड़े होते हैं। आज भी आप जिस ब्लॉक में जाते हैं, उसके लिए अगर उस कंट्री पे कोई अटैक करता है तो वो ब्लॉक यही समझता है ना मेरे ऊपर अटैक है। इसको आप देख सकते हैं। नबी इस्लाम ने इंटरफेथ डायलॉग करवाया क्रिश्चियन के साथ, नजरान के क्रिश्चियन के साथ। आज के दौर की ज़रूरत है या नहीं? आज कितना इंटरफेथ डायलॉग की बात होती है। तो जितनी एग्जाम्पल्स हमारे सामने आती हैं, तो इसको हम मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक कर सकते हैं। अब आपका दिल चाहे तो वन साइड, क्योंकि हमने 1-2 पेज रखे हैं,
टू साइड्स, वन साइड पे आप क्रिटिकल एनालिसिस कर लें, वन साइड पे आप क्या कर लें, मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक कर लें। अच्छा, एक तो ये पॉइंट्स आ जाते हैं। दूसरा, मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक क्या होता है, कोई भी मॉडर्न हमारा जो इशू खड़ा हुआ है ना, उसका सोल्यूशन कैसे सीरत नबी में निकल सकता है। जैसे आप कहते हैं कि इजराइल और जो पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है, जो मसला हल नहीं हो रहा, क्या चार्टर ऑफ मदीना टाइप का कोई एग्रीमेंट हो सकता है वहां पर? कि नबी इस्लाम में तो यहूद और मुसलमानों का एग्रीमेंट था, अब आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अच्छा, आप कहते हैं पेजेंट्स के साथ नबी इस्लाम ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन किया, तो आज क्या कश्मीर के अंदर ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टाइप कोई चीज़ साइन हो सकती है, नहीं हो सकती? अच्छा, नबी इस्लाम ने क्रिश्चियंस के साथ जो माइग्रेशन टाइप सीनियर नजरान का डेलीगेशन है, क्या इस तरीके से जो मुसलमान वहां पर माइनॉरिटीज में रहते हैं उनके साथ कोई ऐसी चीज हो सकती है? इस तरह की मॉडर्न वर्ल्ड से एग्जांपल्स भी, जो मॉडर्न इश्यूज हैं, उनको भी हम इसके साथ लिंक करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें मॉडर्न वर्ल्ड से कहीं, एक तो आपने देख लें नबी इस्लाम की डिप्लोमेटिक स्किल और डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं वो मॉडर्न दुनिया में कितने एप्लीकेबल हैं, उनके ऊपर बात कर सकते हैं। फिर जितने हमारे जो मॉडर्न इश्यूज चल रहे हैं, बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो सीरत नबी इस्लाम की डिप्लोमेसी से वो चीज सॉल्व हो सकती है? आप यहाँ बैठ के देखिए, आप मेजर कंटेंट निकाल के देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। आप कहेंगे देखो नजरान का डेलीगेशन है, हम लोग इंटरफेथ हारमनी नहीं है, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर बात हो जाए। कि एक दूसरे की मजाहिब मस्जिद के अंदर और मंदिर का रिस्पेक्ट नहीं, नबी इस्लाम ने नजरान के क्रिश्चियन को कहा कि मस्जिद नबी में नमाज पढ़ लो, इसके ऊपर आप बहुत अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं। इसी तरीके से हिपोक्रेट, मुनाफिकीन, अगर एक इंसान जाहिरन आपके साथ है तो उसके साथ कैसे डीलिंग करनी है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे देखना है, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आप उसमें ऐड कर लेंगे। तो ये है मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक करना। अब ये आपके ऊपर है, हमने इसके लिए जो जगह रखी है अपने क्वेश्चन में, वो हमने रखी है टू साइड्स। या आप देख सकते हैं क्वेश्चन को जो हमने ब्रेक डाउन किया है। क्रिटिकल एनालिसिस अगर आपको लगता है यार वन पेज बहुत है, ठीक है, तो आप क्या कर लें, वन साइड कर लें, मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक करना। ये आपके ऊपर है, टू साइड्स में हमने इन दो चीजों को कवर करना है, क्रिटिकल एनालिसिस और मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक करना। ये आपके ऊपर है, कोई चीज बेहतर है तो उसको 1.5 कर ले, दूसरे को 0.5 कर ले, अगर एक एक साइड करते हैं तो एक एक साइड कर लीजिए। तो अब बताइए यहां तक कोई बात मुश्किल है तो मुझसे बताए। वन साइड का मतलब है शीट का एक तरफ क्रिटिकल एनालिसिस आ जाए और शीट के दूसरी तरफ क्या आ जाए, लिंक विद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद है कंक्लूजन जो है। जी जी सर, ये 5 जुबानें किसको आती थी? हज़रत ज़ैद बिन साबित को। फिर आपने लिखना हासिल बहस लाजमी लिखना है। देखिए, अच्छा एक और चीज ना बच्चे बड़े गलत कर देते हैं। अच्छा, वो हेडिंग देते हैं क्रिटिकल एनालिसिस के बाद लिंक विद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। भाई लिंक विद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आपने नहीं लिखना, आपने इसके मुताबिक कोई हेडिंग बनानी है। ठीक है, आप कहते हैं प्रॉफिट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट डिप्लोमेसी इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। जदीद दुनिया में, मुआसिर दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम की सफारतकारी की अहमियत, जदीद दुनिया के लिए नबी अलैहिस्सलाम की सफारतकारी में लेसन। ये नहीं लिखना लिंक विद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने अपने क्वेश्चन को लिंक करना है, आपने हेडिंग चेंज करके बनानी है। आपने इस तरह कोई भी बना लें, नबी अलैहिस्सलाम की सफारतकारी की रेलिवेंस इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके लेसन, इस तरह कोई हेडिंग आपने बनानी है। जी, लेंथ जो है आर बिल्कुल 8 साइड्स। ठीक है, फिर आपने हासिल बहस में आपने बस क्वेश्चन को कंक्लूड करना है ब्रीफ सा, और कोई होप के मैसेज के साथ आपने उस चीज को खत्म करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के मेकअप के ऊपर। ठीक है, मेकअप के बगैर आपको पता है काम चलता नहीं है आज के दौर में। अब हमने अपने क्वेश्चन का मेकअप कैसे करना है ताकि एग्जामिनर को चीज अपील करे, फिल्टर लगाने हमने अच्छे से। ठीक है, तो पहला जो हमारा फिल्टर लगेगा ना, वो लगेगा कुरानिक वर्सेस का। ये पता नहीं स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी जाती, वो तो चला जाता है। चलें, कुरानिक वर्सेस का जो हमारा होगा ना सबसे पहला काम। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि आपको उस वजह से परेशान नहीं होना कि हमें आयतें कैसे याद होंगी। आपको मैंने सिर्फ ये कितनी आयतें दी हैं यहाँ पर, 6 आयतें, बिल्कुल आसान सी 6 आयतें हैं। और इन 6 आयतों को इस पूरे चैप्टर में आप जहां चाहे मर्जी लिखें, इजीली लिखी जाएंगे, पूरे चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल, अब हम देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। पहली आयत आपने पढ़ी है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी
बेहतरीन नमूना है। अच्छा जी, आपने एक आयत तैयार कर ली। आप जब भी कोई इंट्रोडक्शन बनाए प्रॉफिट सल्लम एज डिप्लोमेट, एज पीस मेकर, एज कमांडर, एज इंडिविजुअल, एज टीचर, कोई भी बनाना चाहते हैं, आप लिखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन एक्सीलेंट डिप्लोमेट द वर्ल्ड हैड एवर सीन। ठीक है, जब कोई भी आप कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे अजीम सिफारतकार थे, या आपकी सिफारतकारी दुनिया के लिए रोल मॉडल है, किससे भी स्टार्ट किया? एज इट इज मेंशन इन सूरह अहज़ाब फ्लावर्स लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यानी हर एक के इंट्रो में आपने क्या लिख दी? ये आयत लिख दी कि नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। ठीक है, उसके बाद आपने पहले से फिक्स करना है कि ये आयत मैंने कहाँ पे लिखनी है। अब अगली आयत है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए क्या बनाया? रहमत बनाया। आप कहते हैं इसको हम कहाँ लिख दें? आप कहते हैं चलो जी इसको हम लिख देते हैं जी विजिट टू ताइफ में, कि ताइफ में आपने क्या किया? माफ किया। तो जब विजिट टू ताइफ आप लिख रहे होंगे तो वहां पर शॉर्ट सी ये बात कर देंगे क्योंकि आपने इनको माफ किया, और आप क्यों ना करें? क्योंकि अल्लाह ने आपको बनाई रहमतुल आलमीन। एक जुमला थोड़ा सा उस तरफ लेके चला जाता है बंदा, इसलिए कि अल्लाह ने आपको बनाया ही रहमतुल आलमीन है। जैसे कि अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया में कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आपकी दूसरी आयत भी आ गई। जब फिर आप कहते हैं वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, इसको कहाँ पे लिखें? आप कहते हैं चलो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में आपने कितने अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया, सबको आम माफ़ी दे दी। तो जहाँ पे आप कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का को बता रहे होंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने आम माफ़ी का ऐलान किया, और ये आपके अजीम अखलाक पर दलालत करता है, और आपके अजीम अखलाक तो अल्लाह ने गवाही दी, जैसे अल्लाह कुरान में कहते हैं वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। थोड़ा सा लिंक बना लेना है तो ये आयत आपकी वहाँ फिट आ गई। अच्छा, आपने कहा वस्सुल्हु खैर, ये चौथी आयत है। तो आपने कहा चलो जी जहाँ पे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में आपने कितनी अच्छी सुलह की, तो वहां पर आप कह देंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बज़ाहिर चीजें आपके खिलाफ जा रही थी, लेकिन आपने जंग रोकी और सुलह को तरजीह दी, क्योंकि कुरान कहता है कि वस्सुल्हु खैर, सुलह में क्या है? बेहतरी है। अब ये आप मुझे बताएं कि ये आयत डिप्लोमेसी, पीस मेकिंग, बाकी जब मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा उसमें ही फिट करवाऊंगा। ठीक है, तो ये कितना आसान काम है। तो किसी आयत के ऊपर आपने जेर जबर पेश नहीं लगानी, किसी आयत पर जेर जबर पेश आपने नहीं लगानी। ये 6 आयतें हैं, इनको आपने डिफरेंट जगहों पे क्या कर देना? लिख देना है। और रेफरेंस अगर आपको कंप्लीट आता है सूरह कलम वर्स नंबर 4, सबसे अच्छी बात है। अगर आपको वर्स नंबर नहीं आता, सिर्फ लिख दें सूरतुल अंबिया, तब भी ठीक है। अगर ये भी मुश्किल लगता है तो लिख दें अल कुरान, तब भी ठीक है। वर्स नंबर सूरह लिखते हैं तब भी ठीक है, सिर्फ सूरत का नाम लिख दें तब भी ठीक है, सिर्फ अल कुरान लिख देंगे बच्चों तब भी ठीक है। किसी पर जेर जबर पेश नहीं लगाना। और जो आयतें लंबी हैं मैंने आगे 3 डॉट्स डाल दिए हैं, इसका मतलब है आई टू बी कंटिन्यू। लेकिन आपने क्या करना है? अपने मतलब का वर्ड लिखकर आगे छोड़ देना है। अरबी के अंदर एहतियात करनी है, लिखने में गलती ना हो। उर्दू या इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन अरबिक लिखते हुए आपने एहतियात करनी है। पहला काम ये होगा कि हम अपने एक क्वेश्चन में कम से कम 5 के करीब आयत को फिक्स करेंगे। ठीक है, डिफरेंट जगहों पर। ये पहले से आपने तय कर लेना है कि किस आयत को किस इवेंट के साथ मैंने लिंक करना है। पहली चीज होगी। दूसरे नंबर पे बच्चों आपने क्या करना है कि अपने पेपर में कम से कम 5 से 6 कोटेशन ऐड करनी है। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। और कोटेशन मैं आपको शायद ओरिएंटेशन में भी बता चुका हूं कि इस्लामियात में 2 कोटेशंस होती हैं। एक मुस्लिम स्कॉलर्स की भी होती हैं जो मुसलमान स्कॉलर हैं, और कुछ होती हैं ओरिएंटलिस्ट की। ओरिएंटलिस्ट का मतलब है मुस्तशरिकीन, जो नॉन मुस्लिम इस्लाम की स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट भी कर सकते हैं और मुस्लिम स्कॉलर्स की भी कर सकते हैं। और ये भी मैंने जर्नल सी कोटेशन आपके लिए यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे आपके पास पहली कोटेशन है T.W. आर्नल्ड की किताब है द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। वो लिखता है कि इस्लाम वाज स्प्रेड थ्रू पीसफुल मीन्स नॉट बाय सॉर्ट। अब आपने कहा जी ये कोटेशन आप मुझे बताएं कि आप किसी भी इवेंट के साथ लिंक नहीं कर सकते इसको, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के साथ, लेटर्स के साथ, कहीं पर भी आप बात करें थोड़ा सा इसका हवाला दे दिया। कहीं पर आयत लिखी है, जहां पर आयत नहीं लिखी वहां पर इसको लिख दें। क्रिटिकल एनालिसिस में इसको ऐड कर सकते हैं, इसको पीस मेकिंग में लिखें, इसको एज कमांडर लिखें। इसी तरीके से मौलाना वहीदुद्दीन खान ने नबी अलैहिस्सलाम की जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को पढ़ा और उसके बाद कहा कि इससे डिक्लेयर होता है कि ही वाज द प्रॉफिट ऑफ पीस। डॉक्टर माइकल हॉर्ट की किताब है द 100 100 अजीम इंसान। अब ये कोटेशन हर जगह डाल देते हैं। 100 अजीम इंसानों में वो नबी अलैहिस्सलाम को नंबर 1 पे रखता है और क्या कहता है
कि ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ द सेकुलर एंड रिलीजियस फील्ड्स, दोनों तरफ आपका बड़ा अच्छा काम था। केरेन आर्मस्ट्रांग की किताब है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम। वो लिखती हैं कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस एंड इट्स प्रॉफिट प्रीच टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस। अब ये कितनी जनरल सी हैं, इसको भी डिफरेंट इवेंट्स के साथ लिंक कर दें और एक दो कहाँ डाल दें, क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें एक दो आयात उसके लिए रखें, उसके लिए एक दो कोटेशन रखें। अब जो बच्चे उर्दू में कर रहे हैं वो भी कोटेशन इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्योंकि देखें ओरिजिनली अगर आप उनके वर्ड्स लिख रहे हैं तो वो किताब तो इनिशियली इंग्लिश में ही है ना, तो आप एज इट इज वही वर्डिंग लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डालते तो आप उर्दू में भी तर्जमा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन यही होता है कि आप, क्योंकि इंग्लिश राइटर है, उसने ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी है, तो आप उसी लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश में पेपर कर रहे हैं उर्दू में, उसको एज इट इज लिखें। तो 5 से 6 आपकी कोटेशन आ जाएंगी डिफरेंट जगहों पर, 5 से 6 आपकी क्या आ जाएंगी, आयात आ जाएंगी। तीसरे नंबर पे बच्चे जो आपने काम करना है वो है जी किताबों के नाम। ये 5 किताबें आप जहन में रख लें, ये मोस्टली आपकी रिकमेंडेड बुक्स के अंदर हैं। ये ऐसी किताबें हैं 5 कि इसमें जितनी सीरत हमने पढ़ी है वो इसके अंदर मौजूद है। सीरत की सबसे पहली किताब है सीरत इब्ने इसहाक। किसने लिखी है? अल्लामा इब्ने इसहाक ने। दूसरी किताब है सीरत इब्ने हिशाम, जो इंग्लिश में कर रहे हैं वो इसको रोमन में लिख दें, सीरत इब्ने हिशाम अल्लामा इब्ने हिशाम की है। तीसरी है सीरतुन नबी, अल्लामा शिबली नुमानी की है। चौथे नंबर पे अर्रहीकुल मखतूम द सील नेक्टर, सफ़ीउर रहमान की है। और इंसाने कामिल खालिद अलवी की है। अब आप इन किताबों को भी डिफरेंट जगहों पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं, आप मेजर कंटेंट लिख रहे हैं, आपने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया लिखने लगे, तो आप ट्रीटी ऑफ हुदैबिया लिखने से पहले ही कहते हैं अकॉर्डिंग टू अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी इन हिज बुक अर्रहीकुल मखतूम। स्टार्टिंग यहाँ से कर आपने स्टार्ट कर दी। या दूसरा तरीका क्या है कि आपने एक इवेंट लिखा, इवेंट के एंड पे आपने लिख दिया इंसाने कामिल बाय डॉक्टर खालिद अलवी, जिससे पता चल गया कि ये वाकया वहां पे लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग के अंदर, इवन दरमियान में आप बात कर सकते हैं कि इस बात को अल्लामा इब्ने इसहाक ने अपनी किताब सीरत इब्ने इसहाक के अंदर भी मेंशन किया है। ठीक है, बस इस अंदाज से भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में लिखें कि अल्लामा शिबली नुमानी सीरत नबी के अंदर नबी इस्लाम के लेटर्स को बड़े अच्छे अंदाज में बताते हैं, जिसका खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। स्टार्टिंग में यूँ लिख सकते हैं। अच्छा, पूरा इवेंट लिख दिया, उसके एंड के अंदर आपने क्या लिख दिया, सीरतुन नबी अल्लामा शिबली नुमानी। तो किसी भी अंदाज से आपने इन 5 किताबों को, कोई भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर आप इसको ऐड कर लेंगे। तो ये तकरीबन अब आप देखेंगे कि आपकी अगर 5 किताबें आ रही हैं, 5 आयात आ रही हैं, 5 कोटेशन आ रही हैं, ये आपके पूरे क्वेश्चन में आ रही हैं। और इस पैटर्न पे जब आप उनमें क्वेश्चन करेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि वो आपको बड़ी आसानी से 14-15 मार्क्स दे सकेगा। ठीक है, अगर आप मेजर डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे। अब मैं आपके मैसेज देखता हूँ, काफ़ी मैसेज आ रहे थे, एक मिनट जी। अच्छा जी, वेस्टर्न फिलोसफर नहीं कहें खतीजा, ये वर्ड जो होता है ना, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किया करें। अच्छा बच्चों, अब बताइए कि अब आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिया है, उसके नोट्स बनाने का तरीका भी बता दिया। अब मुझे आप लोग बताएं कि जो उसमें मसला आ रहा है मैं उसको सॉल्व करता हूँ, और एक क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ कैसे अटेम्प्ट किया होगा। जी सर, जैसे कि आपने ये सीरत नबवी के बुक्स बताए हैं, तो हमने चाहे वो ना भी पढ़े हों तो हम इनके नाम मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको वो बेटा किताबें बता रहा हूँ जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप कहाँ पढ़ेंगे 5 किताबें, इतनी लेंथी किताबें हैं। ठीक है, बस ये कि मैं कह रहा हूँ कि आप इसको कोट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वो सारी बातें मौजूद है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो इस तरह हम और भी बातें जैसे मदनी की या कोई भी और भी बुक्स हैं, तो इस तरह हम नाम लिख सकते हैं ना, जैसे कि हमें पता हो कि देखिए किताब बेसिक सोर्स होनी चाहिए, वो ऐसी किताब ना हो जो एक सेकेंडरी सोर्स है ना, या किसी खास स्कूल ऑफ थॉट की तरफ रिप्रेजेंट ना कर रही हो, वो थोड़ा सा अच्छा मुझे समझा नहीं जाता। ठीक है, मैंने आपको प्राइमरी किताबें बताई हैं, उसमें मोस्टली किताबें वो है जो रिकमेंडेड बुक्स के अंदर है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक आयत रिपीट हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो बिल्कुल हो सकती है। ओके सर। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा शो करा देता हूँ, एक मिनट। आपने कहा ना क्वेश्चन को किस तरीके से हमने करना है। देखो बच्चों, मैंने इसको थोड़ा सा इसलिए डिटेल में बताया कि हम हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में नहीं जा सकेंगे, इतना तो फिर हमारी क्लास नहीं चलेंगी।
एक दो क्वेश्चन मैं आपको और डिटेल से करवा दूंगा, प्रॉफिट सल्लम एज कमांडर, एज टीचर। लेकिन इस चैप्टर के बाद फिर बाकी तो आपको फॉर्मेट तो समझ में आ जाएगा, फिर हम उसको सिर्फ क्या करेंगे, फिर मैं मेन चीजें बताता रहूंगा, ठीक है ना। अब देखिए, सपोज ये है प्रॉफिट सल्लम एज अ रोल मॉडल फॉर डिप्लोमेसी, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ये आप बुलेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं क्योंकि स्पोर्टिंग पैराग्राफ है। अगर आप एक पैराग्राफ ये लेना चाहते हैं ये ले लें, लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने प्रिंसिपल्स लेना है तो प्रिंसिपल्स या खसूसियात ले लें, यहाँ से आपने एक पैराग्राफ ले लिया। उसके बाद आपने हेडिंग दी डिप्लोमेटिक इंसिडेंट्स फ्रॉम द मक्की पीरियड, ठीक है। तो आपने नंबर 1 वाक्य लिखा मीटिंग विद कुरैश लीडर्स, ठीक है। अब इसके अंदर आप शॉर्ट बना सकते इंसिडेंट, रिस्पॉन्स, डिप्लोमेटिक एलिमेंट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो मेन हेडिंग आपकी हमेशा होगी अलग मार्कर से। जैसे आप इसको ले रहे हैं डिप्लोमेटिक इंसिडेंट, इसको आप ब्लू मार्कर से करें। अच्छा, ये जो नीचे सब हेडिंग है इसको आप ब्लैक मार्कर से कर दें, और नीचे जो आप शॉर्ट सी चीज़ें बताना चाह रहे हैं उसको पॉइंटर से कर दें, ठीक है। फिर आप इसी तरह से आपने अगला वाक्य लिख दिया माइग्रेशन डेबिट सीनियर। हर एक वाक्य को बहुत डिटेल में यहाँ नहीं लिख रहे, देखिए शॉर्ट सा आप वाक्य लिख रहे हैं और उसके साथ उसको लिंक करते जा रहे हैं। जर्नल इंसिडेंट क्या है, उसका आउटकम क्या है, रिएक्शन क्या है, और इसमें डिप्लोमेटिक आपके लिए क्या चीज़ है। इस तरीके से शॉर्ट सा। ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब हेडिंग ना भी बनाएं, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताएंगे ना, तो इसको आप एक दो सब हेडिंग बना सकते हैं। लेकिन बता रहा हूँ कि इसमें ब्रीफ सा फर्स्ट एंड सेकंड प्लेज ऑफ अकबा, इंसिडेंट बताया, स्ट्रेटेजी बताया, डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट बताया। फिर इस तरह से आपने मदनी पीरियड पे आ जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना है, चार्टर ऑफ मदीना, बहुत तफसील में तो हम नहीं जा सकते क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है, क्योंकि 7-8 लाइनों में लिखना है, तो उसका शॉर्ट सा हमने इंसिडेंट, कंटेंट, उसकी इंपॉर्टेंस, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ब्रीफ सा बता दिया, लेटर्स बता दिए। उसके बाद हमने तीसरी हेडिंग बना ली इसके अंदर के इंटरनल डिप्लोमेसी एग्जाम्पल्स, डीलिंग विद द हिपोक्रेट्स, मैनेजिंग ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इसके ऊपर बात कर ली, और फॉरेन पॉलिसी पे बात कर ली। तो ये जब आपका मेजर कंटेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर हम चलेगी उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन आप उसको ओवरऑल लिखेंगे। और क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आप स्कॉलर्स का ओपिनियन, अच्छा कुछ लोगों को ये भी एक तरीकाकार होता है कि वो हर जगह पर कोटेशन नहीं डालते। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर मुस्लिम स्कॉलर ये बता देते हैं कि मुस्लिम स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव इसमें क्या है और ओरिएंटलिस्ट व्यूज इसके अंदर क्या है। तो कुछ एक पैटर्न ये भी होता है कि क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर हम दोनों व्यूज पेश कर दें, मुस्लिम स्कॉलर्स को कैसे देख रहे हैं और ओरिएंटलिस्ट कैसे देख रहे हैं, इस तरीके के मुताबिक भी आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इसको कर दिया मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक कर दिया, और एंड के अंदर हमने फिर कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन आपका इस तरीके से अटेम्प्ट हो जाता है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन के हवाले से बताएं, कोई क्यूरी है सर? काइंडली से ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, बाकी ठीक है मैं करता हूं, सारी चीजें क्लियर होगी। थैंक यू सर। सर ये जो रेफरेंसेस है इसको सिर्फ क्रिटिकल एनालिसिस में ऐड करने आपने दो तरीके बताए ना, लाइक मिड में भी हम ऐड कर सकते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स वगैरह यहाँ पर? बिल्कुल दोनों तरह कर सकते हैं। कुछ लोग यूं चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जो क्रिटिकल एनालिसिस है ना उसमें मुस्लिम स्कॉलर्स को इकट्ठा बताते हैं कि मुस्लिम स्कॉलर्स आपको कैसे देखते हैं, 2-3 उनको बता दिया, और ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव इसमें क्या है वो भी बता दिया। एक ये पैटर्न भी चलता है। तो और बीच बीच में भी आप ऐड कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप बात कर सकते हैं। सर ये बता दें कि ये जो बुक का हवाला देना है ना, ये मतलब यहाँ पे कहाँ पे देना है? देखें बुक का हवाला सपोज देखें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मेजर कंटेंट पे आ रहा हूँ, मैंने ये लिखा जी ट्रीटी विद क्रिश्चियन ऑफ नजरान। मैं स्टार्टिंग यहाँ पर कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू अलामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी इन हिज बुक, ठीक है, और रहीकुल मखतूम किताब आ गया, ठीक है, कि जो डेलीगेशन ऑफ क्रिश्चियन केम टू मदीना फॉर इंटरफेथ डायलॉग, ठीक है। यानी जो आपने इंसिडेंट आगे बताना है ना, उससे पहले आप उस किताब के हवाले से बात कर दें। एक तरीका ये मैंने आपको बताया। दूसरा, आप जनरली बात कर दें कि नजरान के हवाले से जो ट्रीटी है इसको अलामा सफीउर रहमान ने अपनी किताब में बड़े अच्छे अंदाज से लिखा, और ये बताया कि नबी इस्लाम की बेहतरीन किस्म की सफारतकारी थी। यानी जनरल सी हमने बात कर दी, और वो क्या है आगे वो बता दिया। दूसरा मेथड ये हो सकता है। और तीसरा क्या है कि जब मैंने कोई चीज़ लिख दी, इवेंट लिख दिया, उसके एंड पे डायलॉग के बाद मैंने ब्रैकेट में लिख दिया सफीउर रहमान मुबारकपुरी इन हिज बुक द सील नेक्टर। तीनों तरीकों से आप उसको ऐड कर सकते हैं।
और सर काइंडली आप इस तरह कर सकते हैं, जो एक एक बुक्स का जो मेन थीम है या जो क्रक्स है उसको एक एक पॉइंट लिख ले, लाइक इसके जो है ताकि हम रेलेवेंट फिट कर सके ना। जो किताबें मैंने आपको बताई हैं उसमें सारी चीजें मौजूद हैं, उसको हमें एक थीम की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल प्राइमरी सोर्स है ना आपका। आप देखिए जो मैंने आपको किताब है, पहली किताब है सीरत इब्ने इसहाक। ये किताब में ये सीरत की सबसे पहली किताब है। अब इसके अंदर हर बात लिखी हुई है आपकी। एक मिनट मैं दोबारा शेयर करूं आपके साथ। अब इसमें इसको आपको जरूरत ही नहीं है कि मैं इसमें आपको क्या बताऊं, पूरी सीरत इसके अंदर मौजूद है, तो हम इसमें से क्या जरूरत है कि कोई एक बात आपको बताऊं। इसी तरीके से सीरत इब्ने हिशाम पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरत है। अल्लामा इब्न शिबली नुमानी की जो सीरत नबी है इसके 7 वॉल्यूम है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है। और रहीकुल मखतूम सबसे बेस्ट सीरत है जिसमें कोई ऑथेंटिक बात के अलावा कोई और चीज नहीं है। तो इसमें आप आंखें बंद करके कोई भी चीज का हवाला दे सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। ओके सर हम कोई भी मेंशन कर सकते हैं, कोई मतलब इसलिए मैं आपको वो किताबें बता रहा हूँ जिसमें इतनी डिटेल के अंदर एनालिसिस हुई हुई है कि उसमें आपकी कोई मसला ही नहीं, और हमने सारी चीजें यहीं से ली हुई हैं, इसलिए आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू। जैसा आपने बताया कि क्रिटिकल एनालिसिस हमने हर क्वेश्चन में लिखना है, चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए। ये आपका इंटीग्रल पार्ट होता है, चाहे पूछा जाए ना पूछा जाए आपने लिखना है। अच्छा सर, वो मेन हेडिंग के अंदर आपने लिखे हैं आउटकम्स, रिएक्शंस, डिप्लोमेटिक लेसन्स, हमने भी ये छोटी छोटी सब हेडिंग्स बनानी है सिर्फ समझाने के लिए बच्चों को, है ना? ठीक है, आप तो मेन वाक्य लिखें और उसके बाद 1-2 लाइनों में उसके ऊपर बात करें, ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर। एक पेज जो 29 लाइन का होता है उसके अंदर एक पेज पे तकरीबन 3 पैराग्राफ लिखे हैं या 2 लिखे हैं, मतलब कितना सही चल सकता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो क्या चीज लिखना चाह रहे हैं। वाकया ज्यादा लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको थोड़ा शॉर्ट कर दें, इवेंट्स कम है तो उसको लेंथी कर दें, वो तो कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है सर। आप मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन अगर आप सबको समझ में आ गया है तो इसको फिर आज आपने नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है? कल फिर हम बाकी डायमेंशंस को इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे, प्रॉपर तलम एज कमांडर और एज टीचर, बाकी को भी, ठीक है? तो ये आप इंशाल्लाह इसको देख लें आज। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि नोट्स बनाने कैसे हैं। अब मैं दोबारा से बता दूं कि हर क्वेश्चन में जो मेजर कंटेंट है वो तैयार करें, उसके साथ 5 के करीब जनरल पैराग्राफ आप बना लें, ठीक है? और उसके बाद फिर आप एक जनरल सा क्रिटिकल एनालिसिस तैयार कर लें। फिर जिस तरह क्वेश्चन आएगा फिर आप खुद पास पेपर के क्वेश्चन उठाएंगे, आपको प्रॉब्लम ही कोई नहीं होगी। आप पास पेपर में देखें अच्छा ये कंटेंट है तो आपने जनरल पैराग्राफ में और जनरल कंटेंट जब तैयार किया तो उसमें से अपनी मर्जी का कंटेंट निकालें। ये काम नहीं करना जो बच्चे करते हैं, फिर एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाती है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन तैयार कर लिया, थोड़ा सा क्वेश्चन हिलता है तो हम लोग क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। इस वजह से हर क्वेश्चन को जनरल वे में तैयार करें, पॉसिबल डायमेंशन उसकी सोचिए, मेजर कंटेंट उसका जितना पॉसिबल बन सकता है वो बनाएं, फिर उसको अप्लाई करें अपने पेपर के साथ कि क्वेश्चन पेपर में किस किस अंदाज से आया, तो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। फिर आप कहेंगे ये अप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चन तो आपके लिए बड़े आसान होते हैं, ठीक है जी? ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर आपने कहा था हासिल बहस, तो वो कंक्लूजन ही है ना? जी हासिल बहस कंक्लूजन ही है। सर मैंने बुक का पूछना था सर, हाफिज करीमदा चुगताई की जो बुक है इंग्लिश में, सर वो ले सकते हैं इस्लामियत के लिए? हाफिज अर्शद इकबाल की देख लें, और वैसे तो अब इनकी भी किताब आ गई है CSP वालों की भी, ठीक है? सर वो एक बार बता दें कौन से नेम से है CSP वाले की? CSP की मैंने ये भी लिख के दी है इनको, तो ये तकरीबन हफ्ते तक अवेलेबल होगी आपको, जो मैं आपको शो करवा रहा था ना अभी चीजें उसी किताब में। तो बाकी आप जो भी सर आपको ठीक है, फिर हम वो मंगवा लेंगे। लेकिन सर अभी टेस्ट के लिए तो हमें ये मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिए, PDF जो आप सिखा रहे थे ये वाला, और एक प्रेजेंटेशन पेपर। ओके ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।